हिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशंस को आज हम इजी बनाएंगे। इस एक वीडियो में मैं पूरी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको हर एक टॉपिक के ऊपर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। प्लस मैंने पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर दी है। हाईलाइटेड एनसीईआरटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम या फिर हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम सीधे स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके पहले चैप्टर 4 में जब हमने रिलीजियस बिलीफ्स की बात करी थी, इंडिया के स्ट्रक्चर की बात करी थी, तब हमने देखा था कि बहुत सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे थे। हमने वहां पे बात करी थी चैप्टर नंबर 4 में 6th सेंचुरी सी तक की। अब हम 8th से लेके 18th सेंचुरी सी तक की बात करने वाले हैं। मिड फर्स्ट मिलेनियम, मिलेनियम मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो उसका मिडिल क्या हुआ 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी तक की हमने बात करी थी। अब हमने उस टाइम पे क्या देखा था कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे थे। कुछ रिलीजियस बिलीफ्स प्रैक्टिसेस के बारे में हमें पता चला था, स्तूपास, मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स, इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू। इसके अलावा कुछ ट्रेडिशंस के बारे में हमें टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के थ्रू पता चला था, बहुत सारे टेक्स्ट हमें मिले थे। पुराण इसका एक एग्जाम्पल है। और बहुत सारे ट्रेडिशंस ऐसे भी थे सोसाइटी के जिनके बारे में हमें ज्यादा टेक्स्ट या फिर कोई भी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं कुछ पोएट सेंट्स की। ये पोएट सेंट्स अपनी अपनी कॉम्पोजिशंस लिखा करते थे, अलग अलग डाइटीज को फॉलो किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट में जो आपको ये फिगर देखने को मिल रहा है, ये एक शिव जी के एक फॉलोअर का एक फिगर है। इन्होंने बहुत सारे कॉम्पोजिशंस लिखे शिव जी को भक्ति करने के लिए। ऐसे बहुत सारे पोएट सेंट्स की हम इस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। ये जो पोएट सेंट्स थे, रीजनल लैंग्वेजेस में जो ऑर्डिनरी पॉपुलेशन होती थी उनके सामने अपनी जो कॉम्पोजिशंस होते थे वो ओरली नरेट किया करते थे, ओरली गाया करते थे। इनकी कॉम्पोजिशंस को इनके जो फॉलोअर्स होते थे, बहुत सारे इनके डिसाइपल्स वगैरह जनरली म्यूजिक के साथ गाया करते थे। इनकी डेथ के बाद इनके जो कॉम्पोजिशंस थे जो ओरली नरेट किए जाते थे, इनको कंपाइल कर दिया इनके फॉलोअर्स ने, उसको प्रिजर्व करके रखा गया। और इनके जो आइडियाज हैं उनकी बात हम इस पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। इनकी जो ट्रेडिशंस थे, जो इनके जो डिसाइपल्स डेवलप हो रहे थे, यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि इनके जितने भी ट्रेडिशंस थे वो काफी ज्यादा फ्लुएड थे। यानी कि पोएट सेंट का ये ओरिजिनल मैसेज था, लेकिन फिर अगली जनरेशन आई, उसने उस मैसेज को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ आइडियाज को ड्रॉप कर दिया गया, कुछ आइडियाज को फॉलो किया जाने लगा। तो ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो नए ट्रेडिशंस हमारी सोसाइटी में 8th से 18th सेंचुरी सी के बीच में डेवलप हो रहे थे, वो काफी ज्यादा चेंजिंग थे, डायनेमिक थे। तो ये भी एक रीजन है कि जब हम इन ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस को काफी ज्यादा चैलेंज फील होता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे थे। इन पोएट सेंट्स के बारे में हमें हेजियोग्राफीज के थ्रू काफी कुछ पता चलता है। हेजियोग्राफीज यानी कि जब इन पोएट सेंट्स की कोई इनका फॉलोअर, कोई डिसाइपल बायोग्राफी लिख रहा है तो उसको हम हेजियोग्राफी बोलते हैं। जनरली इनकी डेथ के बाद ये लिखी जाती थी। हालांकि इनको हम फैक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक डिसाइपल लिख रहा है तो अपने मास्टर की तारीफ ही ज्यादा कर रहा होगा, लेकिन फिर भी इनके थ्रू हमें इन मैन और विमेन के बारे में काफी कुछ पता चलता है। यस, हम इस चैप्टर में मैन और विमेन सेंट्स दोनों की बात कर रहे होंगे। तो सीधे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसलिए ध्यान लगा के सुनिएगा, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहला टॉपिक है अ मोजाइक ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। 8th सेंचुरी सी के बाद से सोसाइटी में बहुत सारे गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप किया जा रहा था। बहुत सारे मूवमेंट्स वगैरह भी इमर्ज हो रहे थे। हमें बहुत सारे स्कल्पचर्स और टेक्स्ट में गॉड्स गॉडेसेस की मेंशनिंग देखने को मिलती है। तो एक चीज इससे समझ में आती है कि जो मेजर डाइटीज थे, विष्णु जी, शिव जी, गॉडेस, इनकी सोसाइटी में वर्शिप अभी भी चल रही थी, बल्कि और भी ज्यादा एक्सटेंड हो रही थी। वैसे ये जो ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ते जाइएगा। इससे होगा क्या, जब आप नीचे एक्सप्लेनेशन सुनेंगे तो आपको थोड़ा आंसर समझ में आएगा इन क्वेश्चंस का। प्लस इस पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल पे फंसना पक्का है जो सीरीज आई हुई है उसको देख लीजिएगा, वहां पे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमारे हिस्टोरियन सजेस्ट करते हैं कि इस टाइम पे देयर वर एटलीस्ट 2 प्रोसेस एट वर्क, यानी कि सोसाइटी में 2 एक्टिविटीज हो रही थी। पहली चीज तो यह है कि अब जो ब्राह्मण्स थे वो अपने आइडियाज को थोड़ा स्प्रेड कर रहे थे, ब्राह्मणिकल आइडियाज सोसाइटी में प्रमोट किए जा रहे थे, डिसेमिनेट किए जा रहे थे। ये कैसे हो रहा था, इस टाइम पे जो पुरानिक लिटरेचर, जो हमारा पुराण्स है, इनको सिंपल संस्कृत में कंपोज किया गया था। कंपाइलेशन यानी कि जो अलग अलग वेरिएशंस थे उनको कलेक्ट करना और फिर उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा था, और कोशिश की जा रही थी कि वाइडेस्ट ऑडियंस तक इनको पहुंचाया जा सके, ताकि जो ब्राह्मणिकल आइडियाज है वो प्रमोट हो सके। पहले सोसाइटी में विमेन को, शूद्रास को किसी भी नॉलेज का एक्सेस नहीं दिया जाता था, पर अब इनके लिए भी ये जो टेक्स्ट है वो एक्सेसिबल थे। तो पहली चीज ब्राह्मणिकल आइडियाज को प्रमोट किया जा रहा था, और दूसरी एक्टिविटी सोसाइटी में चल रही थी कि अब जो ब्राह्मण्स थे
वो बाकी सोशल कैटेगरीज की जो बिलीव्स थे, प्रैक्टिसेस थे, उनको एक्सेप्ट कर रहे थे, उनको रिवर्क करके इंक्लूड कर रहे थे अपने प्रैक्टिसेस में। अब नए प्रैक्टिसेस, नए ट्रेडिशंस डेवलप हो रहे थे और ये चीज़ हो रही थी ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस के इंटरेक्शन के साथ। अब ये ग्रेट और लिटिल ट्रेडिशंस क्या है? हमारे एक सोशियोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने ये टर्म कॉइन करें। इन्होंने बताया कि सोसाइटी के जो पेजेंट्स थे वो दो टाइप के रिचुअल्स और कस्टम्स को प्रैक्टिस किया करते थे। एक वो जो ब्राह्मण्स हो गए, रूलर्स हो गए, इनके जो रिचुअल प्रैक्टिसेस थे उनको ये लोग कॉपी कर लेते थे, तो ये हो गए ग्रेट ट्रेडिशंस। और दूसरे इनके खुद के यूनिक और खुद के अलग रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस, इनको हम बोलते हैं यहाँ के लिटिल ट्रेडिशंस। लेकिन ये जो टर्म्स है थोड़े गलत साउंड करते हैं। अगर रिच एलिट्स के हैं तो ग्रेट हो गए, पेजेंट्स के हैं तो लिटिल हो गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये एक हायरार्की को दिखा रहे हैं। इसलिए जब भी हम एनसीईआरटी में ग्रेट और लिटिल टर्म्स यूज कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने कोट्स में इन टर्म्स को लिखा हुआ है, क्योंकि हिस्टोरियंस कई बार बोलते हैं कि ये हायरार्की को दिखाना सही चीज नहीं है। थियोरेटिकली तो सुन लिया कि इंटरेक्शन हो रहा था, नए बिलीव्स, प्रैक्टिसेस इमर्ज हो रहे थे, लेकिन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पूरी उड़ीसा इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 12th सेंचुरी में लॉर्ड जगन्नाथ यहाँ के चीफ डाइटी, मेन गॉड थे। इनको यहाँ की जो लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन थी वो वुड से बनाती थी। ये एक इमेज आप देख सकते हो राइट में, लॉर्ड जगन्नाथ है और इनको वर्शिप किया जाता था ये बोल के कि एक विष्णु जी का एक अवतार है। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में जब हमने विष्णु जी को देखा था तो कोई लिंक ही नहीं है। यहाँ के विष्णु जी और यहाँ के जो विष्णु जी हैं ये एकदम अलग लग रहे हैं, कोई सिमिलरिटी दिख ही नहीं दे रही है। तो ये चीज़ हमें सोसाइटी में देखने को मिल रही थी कि लोकल लेवल पे नए बिलीव्स इमर्ज हो रहे थे और इसको कहीं ना कहीं इंटीग्रेट किया गया था जो हमारा पौराणिक फ्रेमवर्क है उसके साथ, कि विष्णु जी ही हैं लेकिन एकदम अलग दिख रहे हैं, एकदम अलग बिलीव्स हैं, एकदम अलग पॉपुलेशन है जो इनको वर्शिप कर रही है। ये सिर्फ विष्णु जी के साथ नहीं, ये हमें कई जगहों पर लोकल लेवल पे देखने को मिलता है। गॉडेस कल्ट्स, कल्ट्स मतलब जब हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो उसको हम एक कल्ट बोलते हैं। गॉडेस कल्ट्स में भी यही चीज हमें देखने को मिलती है। जनरली गॉडेसेस को एज स्टोन फॉर्म में वर्शिप किया जाता था, स्मियर्ड विद ओकर, यानी कि एक स्टोन को सिंदूर से पॉलिश कर दिया जाता था और उसको एज अ लोकल गॉडेस वर्शिप किया जाता था। और इन लोकल गॉडेस को पुरानिक फ्रेमवर्क से लिंक भी किया जाता था। बोला जाता था कि भाई, ये कई बार बोला गया है कि ये लक्ष्मी जी का एक फॉर्म है, लक्ष्मी जी का एक अवतार है जो कि विष्णु जी की वाइफ थी, या फिर इनको पार्वती जी के साथ इक्वेट किया जाता था जो कि शिव जी की वाइफ थी। तो इस तरीके से पुरानिक फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेटेड एक बिलीफ सिस्टम हमें लोकल लेवल पे इमर्ज होता हुआ देखने को मिल रहा था सोसाइटी में। जो गॉडेसेस थी इनकी वर्शिप तांत्रिक प्रैक्टिसेस में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब आप बोलोगे तांत्रिक ट्रेडिशन नए क्या आ गए, ये एक नई ब्रांच डेवलप हो रही थी हमारी सोसाइटी में। आज की डेट में हम इसको हिंदुइज्म का ही एक पार्ट मानते हैं कि हिंदुइज्म के विद इन एक अलग ट्रेडिशन है। हो क्या रहा था, अभी जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस वाले थे ये विमेन और मैन दोनों को ही एक्सेप्ट कर रहे थे। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्लास के हो, आप एज प्रैक्टिशनर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते थे। और तांत्रिक प्रैक्टिसेस ने शैविज्म को, बुद्धिज्म को भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। स्पेशली हमारे सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट्स में इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। तो ये जो अलग अलग ब्रांचेस थी ये एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थी, एकदम डाइवर्जेंट थी। लेकिन ओवर द नेक्स्ट फ्यू थाउजेंड ईयर्स इनको हमने हिंदुइज्म में ही क्लासीफाई कर लिया कि ये सारे हिंदू ट्रेडिशंस हैं, हिंदुइज्म के विद इन अलग अलग ब्रांचेस हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशन का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। वैदिक पैंथियन यानी कि वेद में जिन गॉड्स की वर्शिप की जा रही थी, अग्नि, इंद्र, सोम, ये आगे चल के एकदम मार्जिनल फिगर्स बन जाते हैं। हमें किसी और आगे के टेक्स्ट में या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ये देखने को नहीं मिलते हैं। फिर बात करें हम विष्णु जी, शिव जी और गॉडेस की, वैदिक मंत्र में भी हमें देखने को मिल जाते हैं और पुराण मिथोलॉजीज में, पौराणिक जो स्टोरीज वगैरह हैं उनमें भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनका अगर अपन कंपेयर करें तो एकदम अलग अलग तरीके से इनको डिफाइन किया जा रहा है। वैदिक और पौराणिक ट्रेडिशन में कोई सिमिलरिटी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। हालांकि जो वेद है इनको एज ऑथोरिटेटिव समझा जाता है, इनको एज सेक्रेड माना जाता है। लेकिन अब इतनी सारी ब्रांचेस डेवलप होनी है तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वैदिक ट्रेडिशन वाले जो लोग हैं वो बोलते हैं कि एकदम स्ट्रिक्टली ये जो गाइडलाइंस हैं इनको आपको फॉलो करना चाहिए, कि इसी तरीके से मंत्र को चांट किया जाना चाहिए, इस तरीके से सेक्रीफाइस परफॉर्म किए जाने चाहिए, कि अगर गॉड से आपको कनेक्ट करना है तो यही एक रास्ता है। लेकिन ऐसा सोसाइटी में हो नहीं रहा था, तो इसलिए जो वैदिक ट्रेडिशन वाले लोग हैं वो बाकी प्रैक्टिसेस को कंडेम किया करते थे। जो हमारे तांत्रिक प्रैक्टिसेस इमर्ज हो रहे थे सोसाइटी में, ये अक्सर वेद की जो अथॉरिटी है उसको एकदम इग्नोर कर देते थे। इनकी अलग प्रैक्टिसेस सोसाइटी में चल रही थी और सारे जो प्रैक्टिशनर थे वो अपने अपने जो डाइटी है उनको इंपॉर्टेंट बताना चाहते थे। विष्णु जी के फॉलोअर्स बोलते थे विष्णु जी सुप्रीम है, कोई बोलता था शिव जी सुप्रीम है। बुद्धिज्म और जैनिज्म भी डेवलप हो ही चुका था,
तो कहीं उनके साथ ओपन कॉन्फ्लिक्ट होता था, कहीं सिर्फ टेंशन का माहौल होता था। लेकिन क्योंकि अलग अलग ब्रांचेस बहुत सारे थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो ये पूरा हमारे भक्ति ट्रेडिशन का एक कॉन्टेक्स्ट था हमारी इंडियन सोसाइटी में। ऐसा नहीं है कि 8th सेंचुरी में ये सब चीजें चालू हुई, इसके पहले 1000 साल से भक्ति ट्रेडिशंस चले आ रहे थे। लेकिन इस टाइम पीरियड में काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गई। लोग नॉर्मली वर्शिप करने के लिए टेम्पल्स वगैरह में तो जा ही रहे थे, लेकिन कुछ लोग एकदम इंटेंस डिवोशन कर रहे थे। कोई समाधि ले रहा था, ट्रांस लाइक स्टेट, अनकॉन्शियस स्टेट तक पहुंच रहा था अपनी भक्ति में। कुछ सेक्ट्स में सिंगिंग और मंत्र को चांट वगैरह करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा था। तो इस टाइम पीरियड में हमें क्या देखने को मिलता है कि लोगों का एक्सप्रेशन और डिवोशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। ये चांटिंग वगैरह में शैवा सेक्ट्स में, वैष्णव सेक्ट्स में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये कॉन्टेक्स्ट हमने पूरा देख लिया। अब थोड़ा क्लोजली इन ट्रेडिशंस की हम बात करते हैं। तो जैसे हमारी सोसाइटी में अलग अलग ट्रेडिशंस इमर्ज हो रहे थे, ये जो पोएट सेंट्स थे ये एज लीडर्स बन गए। इनके अराउंड कम्युनिटीज डेवलप होने लगी, इनके डिसाइपल्स की, इनके डिवोटीज की। अभी भी जो ब्राह्मण्स थे हमारी सोसाइटी में, ये कई ट्रेडिशंस में इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। ये एज इंटरमीडियरी काम कर रहे थे गॉड और डिवोटीज के बीच में। लेकिन अब जो नए ट्रेडिशंस आ रहे थे उनमें हमें देखने को मिल रहा था कि ये अकोमोडेटिव नेचर के थे। पहले चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने बात करी है कि जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उसमें जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, सिर्फ जो टॉप क्लास था, एलिट्स थे, उनको इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अब लोअर कास्ट और विमेन, इन सभी को भी भक्ति ट्रेडिशंस में इंक्लूड किया जा रहा था। तो हमें सोसाइटी में अब काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल रही थी इन ट्रेडिशंस के बीच में। भक्ति ट्रेडिशंस को हमारे हिस्टोरियंस 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। सगुण यानी कि विथ एट्रीब्यूट्स, जब आपके डाइटी का एक स्पेसिफिक फॉर्म हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ये हो, इसके एग्जाम्पल हो गए शिव जी, विष्णु जी, इनके अवतार, सारे गॉडेसेस। इनको हम एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स में वर्शिप कर रहे थे, यानी कि इन सभी को हमने इमेजेस में देखा है कि ह्यूमन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया था, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स इनके बताए जा रहे थे। ये हो गई सगुण भक्ति। और दूसरा निर्गुण भक्ति में आ जाते हैं, जब वर्शिपर्स अपने गॉड को एज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म देख रहे होते हैं कि इनका कोई फीचर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। अब हम बात करते हैं अल्वास और नयानास की। अल्वास और नयानास 6th सेंचुरी में इमर्ज हुए। ये वन ऑफ द अर्ली भक्ति मूवमेंट्स थे। अल्वर्स के वी से याद रखिएगा, ये विष्णु जी के डिवोटीज थे, और नयानास थे शिव जी के डिवोटीज। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे। अपने जो हिम्स वगैरह, अपने डाइटी के प्रेज में जो गाने वगैरह ये लोग लिखते थे, उनको गाया करते थे, अपने गॉड की वर्शिप किया करते थे। और कई टेम्पल्स को, कई श्राइन्स को ये एज अबोर्ड्स यानी कि अपने डाइटी का रेसिडेंस मानते थे। फिर धीरे धीरे ये जो रेसिडेंसेस थे ये सेक्रेड माने जाने लगे। इनके ऊपर काफ़ी हैवी कंस्ट्रक्शन किया गया, बड़े बड़े टेम्पल्स में इनको कन्वर्ट किया गया। और फिर इन जगहों पर ये जो पोएट सेंट्स थे, इनके कॉम्पोजिशंस गाए जाने लगे। यहाँ पे नए नए रिचुअल्स चालू हुए, इन जगहों पे लोग पिलग्रिमेज करने लगे। ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे सिर्फ इनके डाइटीज की नहीं, बल्कि ये जो पोएट सेंट्स थे इनकी इमेजेस को भी वर्शिप किया जाने लगा। ये जो लेफ्ट में आपको बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे अल्वास और नयानास के जो पोएट सेंट्स थे इनके कॉम्पोजिशंस लिखे हुए हैं। चिंता मत करो, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हमारे हिस्टोरियंस को लगता है कि जो अल्वास है और नयानास है, ये ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन था, ब्राह्मण का जो कास्ट सिस्टम था, ब्राह्मणिकल जो ऑर्डर था, उसके अगेंस्ट थे और सोसाइटी में एटलीस्ट रिफॉर्म्स लेके आना चाहते थे। इसके कुछ रीजन हमारे सामने निकल के आते हैं। रीजन नंबर 1 है कि इनके जो भक्त थे, इनके जो फॉलोअर्स थे, वो अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से आते थे। ब्राह्मण्स तो थे ही, आर्टिजन्स, कल्टिवेटर्स और अनटचेबल्स भी, जिनको हमारे ब्राह्मणिकल ऑर्डर में एक्सक्लूड किया गया था, उनको ये लोग अपने ट्रेडिशन में एक्सेप्टेंस दे रहे थे। तो पहला रीजन कि कैसे ये लोग चैलेंज पोस्ट कर रहे थे ब्राह्मणिकल ऑर्डर को। दूसरा रीजन, इनके जो कॉम्पोजिशंस होते थे, इनको ये लोग वेद की इंपॉर्टेंस देते थे। इनका कहना था कि हमारे कॉम्पोजिशंस वेद के बराबर की वैल्यू रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्वास का जो एक एंथोलॉजी है, पहले एंथोलॉजी का मीनिंग सुन लो। एंथोलॉजी यानी कि इनके जो कॉम्पोजिशंस को इन्होंने कंपाइल किया, उस कॉम्पिलेशन को एंथोलॉजी बुलाते हैं। नलायरा दिव्य प्रबंधम इनकी एंथोलॉजी थी, जिसको कई बार तमिल वेद बोला गया है, यानी कि वेद से इक्वेट किया गया है और वेद के बराबर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो क्लियरली ये जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था उसके बगल में खुद को रख रहे थे और उसको एकदम चैलेंज कर रहे थे, सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेके आने की कोशिश कर रहे थे। नीचे आप बॉक्स में देख सकते हो, अल्वास का हमने देख लिया, इनकी जो एंथोलॉजी थी उनको नाम दिया गया था नलायरा दिव्य प्रबंधम। और नयनास से एसोसिएटेड एक जो टेक्स्ट था उसका नाम था तेवरम। इसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। अभी तक हमने चैप्टर में देखा है कि विमेन को भी इंक्लूड किया जा रहा था इन भक्ति ट्रेडिशंस में। ये काफी इंपॉर्टेंट इनका फीचर था। अल्वास में अंडल बहुत इंपॉर्टेंट एक विमेन थी, जिनके कॉम्पोजिशंस
गाए जाते थे और इवन आज की डेट में गाए जाते हैं। अंडर सिंस ये एक अलवा थी, ये विष्णु जी की डिवोटी थी और अपने कॉम्पोजिशन में अपने डाइटी विष्णु जी के तरफ अपना जो लव था उसको एक्सप्रेस किया करती थी। वहीं हमारे शिव जी की एक डिवोटी थी कराइकल अमैया। इन्होंने एसेटिसिज्म यानी कि एक्सट्रीम तपस्या का पाथ चूज किया था अपने शिव जी की तरफ अपने डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और इनके जो कॉम्पोजिशंस थे उनको नया नया ट्रेडिशन में प्रिजर्व करके रखा गया। तो यहाँ पे हमने एक नई चीज क्या देखी है कि ये जो विमेन थी इन्होंने जो एक्सपेक्टेड रोल होता था विमेन का उसको एक्सेप्ट नहीं किया। पहले सोसाइटी में बोला जाता था कि विमेन को इस तरीके की लाइफ जीनी चाहिए, ये एक्टिविटीज बस करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं। इन्होंने दूसरी तरफ कोई एक रिलीजियस ऑर्डर को, कोई एक ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया, ये नन्स नहीं बनी, बल्कि इन्होंने खुद का एक पाथ चूज किया, अपनी तरीके से अपना जो लव था अपने डाइटी की तरफ उसको एक्सप्रेस करना चूज किया। क्लियरली इन्होंने जो पैट्रियार्कल नॉर्म्स थे, जो मेल डोमिनेशन था सोसाइटी का, उसको काफी ज्यादा चैलेंज किया। यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आप कराइकल अमैया का कॉम्पोजिशन देख सकते हो। अगेन इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये इस चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप पॉज करके एक बार पढ़ सकते हैं उसको। हम हमारे अगले सब टॉपिक को देखते हैं। ये जो नए ट्रेडिशन है इनका स्टेट के साथ रिलेशन कैसा था। चैप्टर 2 में हमने बात करी थी कि फर्स्ट मिलेनियम सी, फर्स्ट टू 10th सी के बीच में हमारे तमिल रीजन में काफी सारे चीफडम्स इमर्ज हो रहे थे। पल्लव्स और पांड्यास 6th to 9th सेंचुरी सी तक इनके स्टेट्स इमर्ज हो चुके थे, और इस रीजन में बुद्धिज्म और जैनिज्म भी काफी टाइम से चला आ रहा था। बुद्धिज्म और जैनिज्म को मर्चेंट कम्युनिटीज, आर्टिजन कम्युनिटीज का सपोर्ट भी काफी मिलता था, लेकिन इनको जो रॉयल पैट्रोनेज है वो ज्यादा नहीं मिलता था। हमें यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। जो तमिल भक्ति हिम्स थे, जो अल्वास और नयानास के जो कॉम्पोजिशंस थे, इसमें ये लोग कई बार बुद्धिज्म और जैनिज्म को अपोज किया करते थे। स्पेशली इन द केस ऑफ नयानार कॉम्पोजिशन हमें ये देखने को मिलता है। अब इसका क्या रीजन है, ये ऑपोजिशन यहाँ पे क्यों था? रीजन काफी ऑब्वियस है। ये सारे जो ट्रेडिशंस है ना, ये स्टेट का रॉयल पैट्रोनेज जीतना चाहते थे। ये हमें देखने को भी मिलता है कि जो चोल रूलर्स थे 9th to 13th सेंचुरीज के, ये इनको सपोर्ट करते थे। ब्राह्मणिकल और जो भक्ति ट्रेडिशंस आ रहे थे इनको सपोर्ट कर रहे थे। कैसे सपोर्ट कर रहे थे? लैंड ग्रांट्स कर दिया करते थे। विष्णु जी और शिव जी के लिए उन्होंने काफ़ी सारे टेम्पल्स वगैरह बनवाए। इसका एग्जाम्पल शिव जी के काफ़ी सारे टेम्पल्स, बड़े बड़े टेम्पल चिदम्बरम में, थंजावर में, गंगाईकोंड चोलपुरम में चोल रूलर्स ने बनवाए थे। सिर्फ टेम्पल्स नहीं, बल्कि हमें इस टाइम पीरियड से शिव जी के काफ़ी सारे स्कल्पचर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्पेक्टिकुलर ब्रॉन्ज स्कल्पचर। इससे हमें क्या समझ में आता है, जो नयानास थे इन आर्टिस्ट को भी इंस्पायर कर रहे थे, इसलिए इतने सारे टेम्पल्स और हमें शिव जी के स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप एक देख भी सकते हैं शिव जी का एक फिगर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो किंग्स थे इनको क्यों सपोर्ट किया करते थे? रीजन हम देख लेते हैं। जो अल्वास हैं, जो नयानास हैं, इनको वेलाल पेजेंट्स की जो कम्युनिटी थी वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया करती थी, काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया करती थी। अब आप इस चीज को समझिए, किंग का कोई सब्जेक्ट है जो किसी ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहा है, तो किंग चाहेगा कि इन ट्रेडिशंस का, इन पोएट सेंट्स का सपोर्ट उसको भी मिले, ताकि किंग ये दिखा सके कि उसको डिवाइन सपोर्ट मिल रहा है। किंग खुद का जो स्टेटस है, खुद की जो पावर है इन कम्युनिटीज के बीच में, अपने सब्जेक्ट्स के बीच में, उसको इंक्रीज कर सके। इसलिए जो किंग्स थे काफी बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाते थे, उन टेम्पल्स में स्टोन और मेटल के स्कल्पचर्स वगैरह लगवाते थे, और इन पोएट सेंट्स का जो सपोर्ट है उसको गेन करने की कोशिश किया करते थे। और ये जो पोएट सेंट्स थे ये लोकल लोगों से कनेक्ट होते थे, लोकल लैंग्वेजेस में कॉम्पोजिशन करते थे, तो इसलिए इनका जो सपोर्ट है वो किंग्स भी जीतना चाहते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि शिव जी और विष्णु जी के टेम्पल्स बनवाए जा रहे थे, इन टेम्पल्स में इन जो पोएट सेंट्स हैं इनकी इमेज भी रखवा दिया करते थे। किंग्स बहुत सारी चीजें कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल तमिल शैव हिम्स को बोला कि इनको आप टेम्पल में गाना शुरू करिए, इसके लिए फंड दिया, और इनको सिर्फ गाइए मत, इनको कंपाइल करके टेक्स्ट तेवरम, जिसकी मैंने बात करी थी, तेवरम बनाने में भी किंग्स ने सपोर्ट किया। 10th सेंचुरी 945 में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है। चोल रूलर परांतका वन ने इमेजेस अप्पर, संबंधार और सुंदरार, इन 3 पोएट सेंट्स जो नयनार के पोएट सेंट्स थे, इनकी इमेजेस टेम्पल में रखवाई। और ऐसा नहीं कि फिक्स करके रखवा दी, इनके लिए फेस्टिवल्स किए जाते थे, और इन फेस्टिवल्स में जुलूस वगैरह में इन इमेजेस को निकाला जाता था पब्लिक के बीच में। तो ये सारी चीजें किंग्स करा रहे थे सपोर्ट गेन करने के लिए। अब हम बात करेंगे एक नए मूवमेंट की, द वीर शैव ट्रेडिशन, जो कि कर्नाटका में इमर्ज हुआ। एक ब्राह्मण थे बासवन्ना नाम के, जिन्होंने 12th सेंचुरी में इस नए मूवमेंट को इनिशिएट किया। ये एक कालाचुरी रूलर के कोर्ट में मिनिस्टर थे। इनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको वीर शैवाज या फिर लिंग्याट्स बुलाया जाता था। वीर शैवाज यानी कि हीरोज ऑफ शिव, और लिंग्याट्स यानी कि वेयर ऑफ द लिंगा।
तो इससे आपको समझ में आ चुका है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स थे वो शिव जी के डिवोटीज थे और शिव जी को उनके शिवलिंग फॉर्म में वर्शिप किया करते थे। ये चीज हमने पहले भी देखी है, जो विष्णु जी के डिवोटीज थे अलग अलग जगहों पे उनके अलग अलग फॉर्म को वर्शिप कर रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी लिंगयाज थे वो शिवलिंग को वर्शिप करते थे। जितने भी मेल मेंबर्स थे इस कम्युनिटी के वो एक शिवलिंग को सिल्वर केस में रखते थे और अपने लेफ्ट शोल्डर से पहनते थे, किसी रस्सी वगैरह में धागे वगैरह में बांध के उसको लेफ्ट शोल्डर से पहनते थे। इस लिंगयाज की कम्युनिटी में जनगम या फिर वेंडरिंग मॉन्क्स, ऐसे मंक्स होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करते थे, इनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता था कम्युनिटी में। जो लिंगयाज थे इन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस चालू करी, बहुत सारे ऐसे बिलीफ्स लेके आए जो हमारे ब्राह्मणिकल ऑर्डर से एकदम अगेंस्ट थे। सबसे पहले इनका कहना था कि डेथ पे जितने भी डिवोटीज होंगे वो शिव जी के साथ यूनाइट हो जाएंगे, यानी कि ये लोग रीबर्थ के कॉन्सेप्ट पे नहीं मानते थे। इसके अलावा जब इनकी डेथ होती थी तो उनको सेरेमोनियली डेड को बैरी किया करते थे। हमारे ब्राह्मणिकल ऑर्डर में धर्मशास्त्र में बोला गया है कि आपको बर्न करना है बॉडी को, लेकिन ये लोग नहीं फॉलो करते थे बल्कि बैरी करते थे। लिंगयाज का कहना था जो कास्ट का आइडिया है आपका, जो पॉल्यूशन का आइडिया है कि कोई ऐसा कम्युनिटी है या ग्रुप है जो पॉल्यूटेड है, बाय बर्थ उनका स्टेटस लो है, इस पे ये लोग नहीं मानते थे। रीबर्थ का भी मैंने आपको बताया कि ये लोग क्वेश्चन करते थे रीबर्थ की थ्योरी को, तो काफी ज्यादा अपोज में थे जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर और उनकी प्रैक्टिस थी उसके। इन्होंने कई ऐसी प्रैक्टिसेस को भी इंकरेज किया जो कि धर्मशास्त्र वगैरह में डिसअप्रूव करी गई है। फॉर एग्जाम्पल ये लोग पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज सपोर्ट करते थे, यानी कि काफी यंग एज में मैरिज नहीं करना चाहिए ये लोग बोलते थे, और विडोज की रीमैरिज को भी ये लोग सपोर्ट करते थे। ये सारी चीजें हमारे जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, उनका जो धर्मशास्त्र वगैरह में रूल्स लिखे गए उनके अगेंस्ट में थी। तो क्लियरली एक ऐसा मूवमेंट था जो ब्राह्मण्स के अगेंस्ट में था। तो इनको कौन ज्वाइन कर रहा था? जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे। ब्राह्मण्स ने जिन लोगों को एकदम एक्सक्लूड करके रखा गया था, जिनकी सोसाइटी में कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो काफी ज्यादा इस नए मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे उनको इक्वल स्टेटस मिल रहा था। इस मूवमेंट के बारे में हमें पता कैसे चलता है? हमें पता चलता है वचन्स के थ्रू, जिसका लिटरल मीनिंग होता है सेइंग्स। जितने भी मैन और विमेन इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे थे उनके सेइंग्स कन्नड़ लैंग्वेज में कंपोज किए जाते थे, जिनको पढ़ के हम इस मूवमेंट के बारे में पता लगाते हैं। ये इस बॉक्स में हमें एक वचन का एग्जांपल दिया हुआ है, ये है बासवन्ना के वचन। इसको हम देख लेते हैं। ये बात कर रहे हैं कि जब ब्राह्मण्स स्टोन में कार्व्ड एक सांप को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में देखते हैं तो उसको मारने की बात करते हैं। सिमिलरली जब जैसे कि ये ब्राह्मण्स कई लोगों को लो रिलीजन का मानते थे, वो लो रिलीजन वाला इंसान, गॉड का सर्वेंट जो खाना खा सकता है, उसको ये लोग गो अवे करते हैं, लेकिन गॉड की जो इमेजेस को ये लोग वर्शिप करते हैं उस पर खाना चढ़ाते हैं, जो इमेजेस खाना खा भी नहीं सकती। तो ये वचन थे हमारे बासवन्ना के। तो क्लियरली ये लोग ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे और जो मार्जिनलाइज सेक्शन थे उनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। अभी तक इस चैप्टर में हमने सदर्न इंडिया पे फोकस किया है, अब थोड़े नॉर्दर्न साइड पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे भी शिव जी और विष्णु जी दोनों की वर्शिपिंग हो रही है, इनके लिए टेम्पल्स वगैरह बनवाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें अलवाज और नयनाज की कॉम्पोजिशन से मैच होते हुए कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलते। इनके रिलेटेड कोई हमें टेम्पल वगैरह देखने को नहीं मिलते। तो क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों? जब सदर्न इंडिया में ये लोग इतने पॉपुलर हो रहे हैं तो नॉर्दर्न साइड में क्यों नहीं? तो इसका आंसर हमें मिलता है पॉलिटिकल पावर में। इस टाइम पीरियड में नॉर्दर्न इंडिया पे हमारे राजपूत स्टेट्स इमर्ज हो रहे थे, और राजपूत स्टेट्स में जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने सारी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी उनको होल्ड कर लिया था। यहाँ के जो सेक्युलर और रिचुअल फंक्शंस थे वो ब्राह्मण्स परफॉर्म कर रहे थे। सेक्युलर यानी कि जो नॉन रिलीजियस फंक्शंस थे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस में भी ब्राह्मण्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस से रख रहे थे, और रिलीजियस डिसीजंस तो ये लोग ले रहे ही थे। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जो ब्राह्मण्स थे वो काफी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आ गए थे और कोई डायरेक्टली इनकी पोजीशन को थ्रेटन नहीं कर रहा था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ ही नहीं। जो हमारे ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क था, उसके अगेंस्ट में कई लोग खड़े हुए थे। फॉर एग्जाम्पल नाथ, जोगीज, सिद्धास, ये रिलीजियस लीडर्स थे जो कि आर्टिजनल ग्रुप से आते थे, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स बन रहे थे सोसाइटी के। हो क्या रहा था ना इस जगह पर, यहाँ पे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो काफी बूम कर रहा था। क्राफ्ट प्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस बढ़ रही थी, अर्बन सेंटर्स डेवलप हो रहे थे, ट्रेडिंग चालू हो रही थी, बड़े दूर दूर तक ट्रेड नेटवर्क्स फैल रहे थे। हम सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इन जगहों के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो जो क्राफ्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप्स थे
ये लोग एकदम ऑर्गेनाइज हो रहे थे सोसाइटी में, तो इनके अंदर से हमें ऐसे रिलीजियस लीडर्स इमर्ज होते हुए देखने को मिलते हैं जो अब सोसाइटी में यहाँ नॉर्थ इंडिया में वेद को क्वेश्चन कर रहे थे, वेद की जो अथॉरिटी है उसके अगेंस्ट बातें कर रहे थे। ये यहाँ के नॉर्थ इंडिया के जो लोकल लीडर्स थे, ये लोग यहाँ की ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में बोल रहे थे। जैसे ये चीज़ हमने इस चैप्टर में 2-3 बार देख ली है। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ के जो रिलीजियस लीडर्स इमर्ज हो रहे थे, नाथ जोगी वगैरह, ये ऑर्डिनरी लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे। ये वही लैंग्वेज है जो आज की डेट में भी इस जगह पर पॉपुलर है। जैसे कि हमने लिंगयाज की बात करी थी, इन कल्चर्स की हम बात कर रहे हैं, ये वही कल्चर है जो आज की डेट पे भी इन जगहों पर पॉपुलर है। तो बेसिकली हम इन कल्चर्स की, इन लैंग्वेजेस की स्टार्टिंग पीरियड की हम बात इस चैप्टर में पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि भले ही जो नए लीडर्स इमर्ज हो रहे थे, ये सोसाइटी में थोड़े इन्फ्लुएंशियल हो रहे थे, इनको काफ़ी सपोर्ट मिला था, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं हो पाए कि इनको रूलिंग एलीट्स का सपोर्ट मिले। रूलिंग एलीट्स मेनली ब्राह्मण्स को सपोर्ट कर रही थी। हालांकि ये जो स्ट्रक्चर था, हमारा जो सोशो रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ये चेंज हुआ जब हमारे इंडिया में सल्तनत्स बने। टर्क्स हमारे इंडिया में आए, इन्होंने दिल्ली सल्तनत बनाया 13th सेंचुरी में। इसके बाद राजपूत जो थे उनकी पावर धीरे धीरे कम होने लगी, और राजपूत स्टेट्स की पावर कम हुई तो यहाँ के जो ब्राह्मण्स थे उनकी भी पावर कम होने लगी। और भी चेंजेस आए जब हमारे रीजन में सूफीज आए। इन सूफीज के बारे में, इस्लामिक लीडर्स के बारे में जस्ट आगे हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। तो अब एक चीज तो है कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो अलग अलग रीजन्स थे वो कनेक्टेड थे। दूसरी चीज ये है कि कई 100,000 साल से हम जो बाहर की दुनिया है, जो ओवरसीज और ओवर माउंटेन रीजन्स हैं, उनके साथ हम कनेक्टेड थे। बहुत सारे बाहर से लोग हमारे रीजन्स में आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अरब मर्चेंट्स फर्स्ट मिलेनियम सी में हमारे वेस्टर्न कोस्ट विजिट कर रहे थे। इसी टाइम पे सेंट्रल एशिया के लोग हमारे नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन्स में आके सेटल हो रहे थे। 7th सेंचुरी के बाद इस्लाम हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहुंचा और हमारे बहुत सारे एरिया इस्लामिक वर्ल्ड का पार्ट बने। इसको हम देखते हैं थोड़ा। एक तरीका इन कनेक्टेडनेस को और हमारे रीजन्स को समझने का ये है कि हम वहाँ के जो रूलर्स हैं उनके रिलीजन को स्टडी करें। तो 711 में क्या हुआ, अरब जनरल मोहम्मद कसीम ने सिंध, जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था, उसको कॉन्क्वर कर लिया। इन्होंने कॉन्क्वर कर लिया तो अब ये रीजन कैलिफ के डोमेन में आ गया, कैलिफ के अंडर में टेरिटरी आ गई है। अब आप बोलोगे कैलिफ क्या होता है? प्रॉफिट मोहम्मद के जो पॉलिटिकल और रिलीजियस सक्सेसर्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड के, उनको हम बोलते हैं कैलिफ। तो इवन दो मोहम्मद कसीम वॉज एन इंडिपेंडेंट रूलर, ये कैलिफ के बिहाफ में रूल करते थे, ऐसा ये खुद को मानते थे। तो हमारा अब जो इंडियन रीजन था वो कैलिफ की टेरिटरी में आ गया। फिर 13th सेंचुरी में टर्क्स आए, अफगान्स आए और इन्होंने दिल्ली सल्तनत फॉर्म किया। फिर जो सल्तनत थे वो डेक्कन और बाकी रीजन्स में हमारे इंडिया में पहुंचे। इसके बाद 16th सेंचुरी में हमारे मुगल एम्पायर्स ने अपना एम्पायर्स इस्टेब्लिश करे, और 18th सेंचुरी तक भी बहुत सारे रीजन्स ऐसे थे जहाँ पे अब इस्लाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। ये बहुत सारे रूलर्स ऐसे आ चुके थे जो अपने रीजन में इस्लाम को मेन रिलीजन मान रहे थे। थियोरेटिकली जो मुस्लिम रूलर्स थे इनको उलामास गाइड करते थे। उलामास कौन होते थे? तो उलामा का मतलब होता है जो इस्लामिक स्टडी में जो स्कॉलर्स होते थे वो। इनके क्या क्या काम होते थे? रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करना, टीचिंग ड्यूटीज परफॉर्म करना, प्लस रूलर्स को गाइड करना कि सारे एक्शंस जो रूलर्स लें वो शरिया के विदिन हो। अब हम शरिया को समझ लेते हैं। शरिया का मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटीज में जो लॉज हैं, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस पे सारे रूलर्स को डिसीजंस अपने लेने चाहिए वो। अब ये क्वेश्चन आता है कि शरिया जो है वो बना कैसे है, जो इस्लामिक वर्ल्ड के रूल्स एंड रेगुलेशन है कैसे बने। ये इस बॉक्स में एक्सप्लेन किया गया है। ये बॉक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लेना, ये चैप्टर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी इससे नहीं आएगा, लेकिन समझ लो। मेनली शरिया बनता है कुरान और हदीस से। कुरान आपको पता ही है, यहाँ की इस्लामिक रिलीजियस बुक जिसमें सारे सेट्स ऑफ गाइडेंस वगैरह दिया हुआ है, और हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद के जो एक्शंस वगैरह थे, उनकी जो टीचिंग्स वगैरह वो दी हुई हैं। इसके अलावा जब इस्लामिक वर्ल्ड बाकी जगहों पे पहुंचा, जब इस्लामिक रूलर्स उन जगहों को रूल कर रहे थे जहाँ का कल्चर एकदम अलग है, ट्रेडिशन अलग है, लोग अलग हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उन्होंने शरिया को बनाने के लिए दो और चीज़ ऐड करी। एक कियास, जिसका मतलब है अब यहाँ पे नई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो ये लोग क्या करते थे, पुराने जो डिसीजंस थे
शरिया के अकॉर्डिंग पुराने जो कुरान और हदीस के बेसिस पे इन्होंने डिसीजंस लिए थे उसको कंपेयर करते थे इन नई जगहों की नई प्रॉब्लम्स के साथ और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते थे। तो शरिया का तीसरा पार्ट हो गया कियास और चौथा पार्ट हो गया हमारा इजमा। इजमा यानी कि ये जो स्कॉलर्स होते थे ये मिल के कंसेंसस बनाते थे कि हमें क्या डिसीजन लेने चाहिए। तो ये चार कंपोनेंट्स हैं शरिया के। अब हम हमारे वापस से चैप्टर में आते हैं कि भाई क्या हो रहा था हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो अब इस्लामिक जो रूलर्स हैं वो ऐसे लोगों को भी रूल कर रहे थे जो इस्लामिक नहीं थे। तो इनके लिए एक कैटेगरी आई जिम्मी। जिम्मी मतलब प्रोटेक्टेड, जो एक अरब वर्ड जिम्मा से आता है जिसका मतलब है प्रोटेक्शन। जिम्मी कैटेगरी में कौन आ रहे थे? इस्लामिक रूलर्स के अंडर वो लोग जो कुरान के अलावा बाकी रिवील्ड स्क्रिप्चर्स को फॉलो कर रहे थे, जैसे कि जूस हो गए, क्रिश्चियंस हो गए। रिवील्ड स्क्रिप्चर्स यानी कि हमारे हिंदुइज्म में वेद हैं, हमारे क्रिश्चियन में बाइबल है। तो अब इन जिम्मी कैटेगरी को क्या करना पड़ता था? एक टैक्स पे करना पड़ता था जिसका नाम है जिजिया। जिजिया आप पे करोगे तो आपको मुस्लिम रूलर्स के अंडर में प्रोटेक्शन मिलेगा। जब ये मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए तो जिम्मी कैटेगरी में हमारे हिंदूज को भी डाल दिया गया था। हालांकि इंडिया में जो मुगल्स थे इनका कहना था हम मुस्लिम पॉपुलेशन के रूलर्स नहीं है बल्कि हम एक हेट्रोजीनस पॉपुलेशन के रूलर हैं, इसलिए कई बार ये जो रूलर्स थे ये फ्लेक्सिबल पॉलिसीज भी अडॉप्ट कर लिया करते थे। फॉर एग्जांपल हिंदू, जैन, जोरास्ट्रियन, क्रिश्चियन, जूइश, इनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते थे इनको कई बार लैंड डोनेट कर दिया करते थे, कई बार टैक्स से एग्जाम्पशन दे दिया करते थे कि आपको टैक्स पे नहीं क्या करना पड़ेगा। और जो हमारे रिलीजियस लीडर्स थे जो कि नॉन मुस्लिम थे उनको भी ये मुस्लिम रूलर्स रिस्पेक्ट किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल अकबर ने, औरंगजेब ने बहुत सारे लैंड ग्रांट्स वगैरह किए थे। तो हमें ऐसे कुछ एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं कि जहांगीर एक जोगी के साथ बैठे हुए हैं। फिर इस बॉक्स में बताया गया है कि एक फादर को इंडिया में चर्च बनाना था तो उसकी परमिशन अकबर ने दे दी। इसके अलावा जहांगीर ने मॉनेटरी सपोर्ट किया और बोला कि अगर सपोर्ट चाहिए तो वो सपोर्ट ऑफर किया एक जोगी को। तो इस तरीके की फ्लेक्सिबल पॉलिसीज यहाँ पे यूज इंडिया में कई गई हैं कई जगहों पर। तो हमने देखा कि इस्लामिक रूलर्स हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ चुके थे और इस्लामिक प्रैक्टिसेस अब सिर्फ रूलिंग एलिट्स पे नहीं बल्कि हमारे इंडिया के जितने भी अलग अलग सोशल स्टेटा थे, स्टेटा यानी कि जो लेयर्स थे, जो अलग अलग कैटेगरीज, चाहे पेजेंट्स हो, आर्टिजन्स हो, वॉरियर्स, मर्चेंट्स हो, सारी कैटेगरीज को अब इस्लामिक प्रैक्टिसेस इन्फ्लुएंस कर रही थी। बहुत सारे लोग इस्लाम को अडॉप्ट भी कर रहे थे और जो भी इस्लाम को अडॉप्ट करता था उनको 5 पिलर्स ऑफ फेथ को एक्सेप्ट करना पड़ता था। इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, इनसे क्वेश्चन भी आ जाता है। पहली है शहादा, यानी कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट देयर इज वन गॉड विच इज अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद उनके मैसेंजर हैं। इसके अलावा नमाज, आपको दिन में 5 बार प्रेयर ऑफर करनी है, नमाज करना है। आपको ज़कात करना है यानी कि आपको चैरिटी वर्क करना है, फूड और मॉनेटरीली लोगों को सपोर्ट करना है, डोनेशन करना है। सौम यानी कि रमज़ान के मंथ में आपको फास्टिंग करना है। आपने सुना होगा कि रमज़ान के टाइम पे जो मुस्लिम्स हैं आज की डेट में भी ये लोग डे लाइट आवर्स में कुछ फूड या वाटर कंज्यूम नहीं करते हैं तो फास्ट करते हैं। और हज यानी कि मक्का पर आपको हज करना है, पिलग्रिमेज करना है। मक्का की जो तीर्थ यात्रा होती है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो ये हो गई हमारी जो 5 जो पिलर्स ऑफ फेथ है, ये एक यूनिवर्सल फीचर हो गया। लेकिन प्रैक्टिसेस में हमें बहुत सारे डाइवर्स फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। डाइवर्सिटी क्यों आती है? हमने देखा था बुद्धिज्म में, हिंदुइज्म में कि अलग अलग सेक्ट्स या फिर ग्रुप्स डेवलप हो रहे थे, वो यहाँ पे भी हुआ। सुन्नी और शिया ये 2 मेन सेक्ट्स हैं इस्लाम में, ये अपने डाइवर्स प्रैक्टिसेस लेके आ रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज से, अलग अलग रीजन से लोग इस्लाम को अडॉप्ट कर रहे थे। तो ये जो अलग अलग रीजनल प्रैक्टिसेस थी, जो ट्रेडिशंस थे, वो भी अब इस्लाम में मिल रहे थे। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल खोजास का दिया हुआ है। जो शिया सेक्ट है इसमें बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनमें से एक ब्रांच है इस्माइलीज की, और इस्माइलीज की एक कैटेगरी है, एक सोशल कैटेगरी है खोजास। ये जो खोजास थे इन्होंने इंडिजिनस लिटरेरी जॉनरास डेवलप किए। इंडिजिनस यानी कि लोकल। इन्होंने बेसिकली क्या किया, लोकल लैंग्वेजेस का यूज करके अलग अलग कॉम्पोजिशंस किए, पोएट्रीज वगैरह लिखे कुरान के मैसेजेस को स्प्रेड करने के लिए। तो गिनान इसका एक एग्जाम्पल है। इसमें डिवोशनल पोएम्स वगैरह थी, पंजाबी में, मुल्तानी में, सिंधी, कच्ची हिंदी, गुजराती में। लोकल लैंग्वेजेस का यूज कर रहे थे कुरान के जो आइडियाज और मैसेजेस वगैरह है उनको लोकल लोगों में शेयर करने के लिए। तो ये एक इनका तरीका हो गया। खोजास ने क्या किया, जो कुरान के मैसेज थे वो यहाँ पे स्प्रेड किया अलग तरीके से। इसके बाद एक अलग एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है अरब से जो मुस्लिम ट्रेडर्स आए थे उनका। ये अरब के लोग हमारे मलाबार कोस्ट, केरला रीजन में आके सेटल हुए थे और हमारे इंडिया की प्रैक्टिसेस इन्होंने अपने में अडॉप्ट कर ली। फॉर एग्जाम्पल मलयालम यहाँ की लोकल लैंग्वेज इन्होंने सीखी और बोलने लग गए।
मैट्रिलिनी और मैट्री लोकल रेसिडेंस जो यहाँ पे चलता था वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। दोनों में समझा देता हूँ। मैट्रिलिनी हमने चैप्टर 3 में देखा था जब हम डिसेंट को मदर साइड से ट्रेस करते हैं, और मैट्री लोकल रेसिडेंस पैट्री लोकल रेसिडेंस का जस्ट उल्टा, यानी कि मैरिज के बाद जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के साथ जाके रहेगा। तो ये यहाँ पे चलता था, तो बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ये जो यूनिवर्सल फीचर्स और लोकल ट्रेडिशंस की हमें ब्लेंडिंग देखने को मिलती है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मॉस्क के जो आर्किटेक्चरल फीचर्स हैं वो। कुछ मॉस्क में हमें फीचर देखने को मिलते हैं जो कि यूनिवर्सल है। फॉर एग्जाम्पल सारे जो मॉस्क हैं वो मक्का की तरफ ओरिएंटेड है, मक्का फेसिंग है। वैसे ये हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चलता है मिहरब और मीनबार की प्लेसमेंट से। दोनों मैं आपको समझा देता हूँ। मिहरब होता है जो मॉस्क है उसके अंदर वॉल में एक नीश, एक हॉलोड स्पेस बनाया जाता है जिसकी तरफ देख के सारे लोग प्रेयर्स ऑफर करते हैं। बेसिकली मक्का की तरफ फेसिंग प्रेयर्स की जाती हैं। यह है मिहरब। और मीनबार यानी कि पल्पिट, एक मिहरब के पास में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है मॉस्क में जिसके ऊपर खड़े होकर रिलीजियस टॉक और सरमन वगैरह दिए जाते हैं। तो अगर आपने कभी मॉस्क विजिट किया है तो ये चीज़ें आपने वहाँ पर देखी होंगी। तो इनके प्लेसमेंट से हमें क्या समझ में आ गया कि जितने भी मॉस्क बनाए जा रहे हैं सारे के सारे मक्का की तरफ ओरिएंटेड है। ये एक यूनिवर्सल फीचर है, लेकिन बहुत सारे हमें वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल रूफ का डिज़ाइन हो गया, बिल्डिंग का मटेरियल हो गया, ये हर मॉस्क में हमें अलग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रूफ है वो अलग बनाया गया है और यहाँ पे एक पॉइंटेड टाइप का रूफ बनाया गया है। नीचे इस वाले में ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, इस वाले में वुड का यूज़ किया गया है। तो इस तरीके से जो ये चीज़ें हैं वो हर जगह वराया करती थी। अब हम थोड़ा हिंदू मुस्लिम टर्म को समझ लेते हैं। जब हम हिंदू बोलते हैं, मुस्लिम बोलते हैं, तो हम एक रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस चैप्टर में हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही थी जिनको आज की डेट पे हम हिंदू बुलाते हैं, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। ये अलग अलग ब्रांचेस थी, खुद को हिंदू नहीं बुलाते थे। वैसे ही यहाँ पे भी होता है। उन हिस्टोरियंस ने जिन्होंने 8th और 14th सेंचुरी के बीच के संस्कृत टेक्स्ट पढ़े हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी मुस्लिम या मुसलमान टर्म तो यूज ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे रिलीजियस आइडेंटिटी की जगह रीजनल आइडेंटिटी को यूज किया जा रहा है लोगों को डिनोट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो टर्किश रूलर्स आए थे उनको तुरुष्का, तजिकिस्तान वालों को तजिका और पर्शिया वालों को पराशिका बुलाया जाता था। तो यहाँ पे रीजन से लोगों को डिनोट किया जा रहा है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता था कि एक रीजन के लोगों के लिए कोई टर्म यूज किया जाता था और बाहर से कोई आके वहां पे रहने लगा तो उनके लिए भी वही टर्म यूज किया जाने लगता था। फॉर एग्जाम्पल जो टर्क्स और अफगान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए थे उनके लिए शाकाज और यवनास टर्म यूज होने लगा था। तो यहाँ पे भी रिलीजियस आइडेंटिटी यूज नहीं की जा रही है। इसके अलावा एक टर्म हमने पहले भी देखा हुआ है, मलिच्छ। ये किसके लिए यूज किया जाता था? उन लोगों के लिए, उन माइग्रेंट कम्युनिटीज के लिए जो कि हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो कास्ट सिस्टम है, जो नॉर्म्स है, उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, कोई नॉन सांस्कृतिक लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो इनको मलिच्छ टर्म से डिनोट किया जाता था। ये एक डेरोगेटरी टर्म है, एक नेगेटिव टर्म है। लेकिन यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिला है? ये हिंदू मुस्लिम यूज नहीं किया जा रहा है, बल्कि अलग टर्म्स यूज किए जा रहे थे। इवन जो हिंदू टर्म आया उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी, मैंने आपको समझाया था कि कैसे ये एक रिलीजियन आइडेंटिटी की तरह नहीं एक अलग तरीके से डेवलप हुआ था। तो ये थोड़ी हिस्ट्री हो गई इन टर्म्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सूफिज्म की। अब इस्लाम चालू होने के कुछ टाइम बाद एक नया ग्रुप बना सूफीज का। इन सूफीज क्या थे? ये रिलीजियस माइंडेड लोगों का एक ग्रुप था जिन्होंने बोला कि आपके जो कैलिफेट है, इस्लामिक कैलिफेट में बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म बढ़ रहा है, यानी कि लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, वेल्थ के पीछे भाग रहे हैं, जो कि सही नहीं है। हम सूफीज असेटिसिज्म और मिस्टिसिज्म का पाथ यूज करेंगे। असेटिसिज्म यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन का पाथ, जहाँ पे हम जितने भी मटीरियलिस्टिक चीज़ें वगैरह हैं, सेल्फ कंफर्ट वगैरह है, उसको छोड़ देंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। और मिस्टिसिज्म यानी कि इंटेंस डिवोशन करेंगे गॉड से कनेक्ट होने के लिए। इन्होंने बोला कि आपने जो डॉगमेटिक डेफिनेशंस दिए, डॉगमेटिक यानी कि रिजिड डेफिनेशंस दे दिए आपके थियोलॉजियंस, आपके इस्लामिक स्कॉलर्स ने जो स्कॉलस्टिक मेथड्स का यूज किया है कुरान और सुन्ना को इंटरप्रेट करने के लिए, ये सही नहीं है। वैसे सुन्ना एक नया टर्म है। सुन्ना क्या होता है? सुन्ना में प्रॉफिट मोहम्मद के जितनी भी एक्ट्स हैं, जितनी भी वो चीज़ें बोली हैं, जो भी उन्होंने करा है, उन सबको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उन्होंने बोला ये आपका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, हम खुद से कर लेंगे। हम सेल्वेशन करने के लिए खुद से इंटेंस डिवोशन करेंगे, लव और इंटेंस डिवोशन का यूज़ करके गॉड से कनेक्ट होंगे, उनके जितने भी कमांड हैं उनको फॉलो करेंगे,
प्रॉफिट मोहम्मद को हम एक रोल मॉडल मानेंगे और प्रॉफिट मोहम्मद बीइंग अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, उनकी राह पर हम भी चलेंगे। तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला कि हम खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से अपनी जर्नी बनाएंगे और आपके जो इंटरप्रिटेशन है उनको हम अपोज करके खुद से अपने इंटरप्रिटेशंस करेंगे। 11वीं सेंचुरी तक ये जो सूफिज्म था ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन चुका था। इन्होंने अपनी एक लिटरेचर की पूरी बॉडी बना ली थी, यानी कि इन्होंने जो कुरान को स्टडी किया, अपने जो प्रैक्टिसेस चालू किए, इन सबको इन्होंने लिख दिया था। इसके बाद इन्होंने खुद को कम्युनिटीज़ को, अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज करने का काम भी चालू कर दिया। बेसिकली हॉस्पाइसेस ये लोग बना रहे थे जिनको पर्शियन में खानका बुलाया जाता था, और इन खानका का एक लीडर होता था, एक टीचिंग मास्टर जिसको शेख, पीर या मुर्शीद बुलाया जाता था। ये जो लीडर होता था इन खानकास का, ये अपने लिए डिसाइपल्स भी इनरोल करते थे। इसके अलावा अपना एक सक्सेसर जिसको खलीफा बुलाया जाता था वो भी अपॉइंट करके जाते थे कि मेरी डेथ के बाद ये यहाँ के नए पीर, मुर्शीद या टीचर रहेंगे। इसके अलावा इन टीचर का काम होता था रूल्स बनाने का भी, कि कैसे यहाँ पे स्पिरिचुअल कंडक्ट होगा, कैसे आप रहोगे, कैसे आप इंटरेक्ट करोगे बाकी लोगों के साथ। ये जो रूल्स होते थे ये यहाँ के इनमेट्स यानी कि इन खानका में जो लोग रहते थे उनके लिए भी होते थे, और बाहर से जो लोग मास्टर से मिलने आते थे उनके लिए भी होते थे। 12th सेंचुरी तक जो सूफी सिलसिला था वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका था। अब हम इस नए टर्म सिलसिला को समझ लेते हैं। बोला जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जितनी भी अपनी स्पिरिचुअल पावर्स थी, जो अपनी ब्लेसिंग्स थी, वो अपने डिसाइपल्स को दी। फिर इन डिसाइपल्स ये टीचर बन गए, इन्होंने अपने डिसाइपल, इस तरीके से एक अनब्रोकन चेन चली आ रही है। और जितनी भी स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, जितनी भी उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो सीधा प्रॉफिट मोहम्मद से पास ऑन होते हुए इन डिसाइपल्स तक पहुंच रही है, और इस तरीके से एक चेन चली आ रही है। तो सिलसिला का लिटरल मीनिंग एक चेन होता है। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा कि जो शेख होते थे, जो मास्टर होते थे, वो अपने डिसाइपल्स को अपॉइंट करते थे और इन डिसाइपल्स को अपनी सारी ब्लेसिंग्स देते थे, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स देते थे। तो इस चीज़ के लिए एक पूरा प्रोसेस भी बनाया गया था। यहाँ पे स्पेशल रिचुअल्स फॉलो किए जाते थे इनिशिएशंस के लिए। इनिशिएशंस आपने टर्म सुना होगा हिंदी में, दीक्षा लेना, यानी कि जब आप डिसाइपल बनते हो किसी शेख के तो वहाँ पे क्या स्पेशल रिचुअल्स होते हैं। सबसे पहले तो आप ओथ ऑफ एलिगेंस लोगे, अपनी लॉयल्टी, अपनी डिसाइपलशिप के लिए एक ओथ लोगे। आप एक स्पेशल पैच्ड गारमेंट पहनोगे, जो भी यहाँ के शेख होते थे उनके जो जितने भी मुरीद्स होते थे ये गारमेंट पहना करते थे, और अपने हेयर्स को शेव करोगे। तो इनिशिएशंस के टाइम पे ये किए जाते थे। और शेख की डेथ के बाद उनका जो टूम श्राइन यानी कि उनकी जो दरगाह होती थी वो उनके सारे डिवोटीज के लिए एक सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाती थी। इनके फॉलोअर्स यहाँ पे आके विजिट करते थे। तो यहाँ पे भी जियारत यानी कि पिलग्रिमेज करने की जो प्रैक्टिस है वो चल रही है। स्पेशली बोला जाता है कि शेख की डेथ एनिवर्सरी पर, डेथ एनिवर्सरी के लिए एक और टर्म है उर्स, इस पे आपको यहाँ पे आके विजिट करना है। उर्स को मैरिज भी बोला जाता है। तो एक सिंबॉलिक टर्म है। बेसिकली ये माना जाता था कि डेथ के बाद से जो हमारे शेख हैं वो गॉड से और भी ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं, और भी ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक उर्स टर्म को भी यूज़ किया गया, एक सिंबॉलिक टर्म। अब लोग यहाँ पे आके विजिट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल और मटेरियल गेन्स के लिए इनकी ब्लेसिंग्स सीख कर रहे हैं, और इनको अभी भी वर्शिप कर रहे हैं। एज वली इनको वर्शिप किया जाने लगा। वली यानी कि बोला जाता है कि अब ये गॉड के फ्रेंड बन चुके हैं, गॉड से इनकी सोल और भी ज़्यादा क्लोज हो चुकी है। अलाइव से ज़्यादा गॉड से क्लोज अब ये डेथ के बाद है, तो इसलिए इनको विजिट करते हैं और इनसे ब्लेसिंग्स वगैरह सीख करते हैं। अब जैसे कि हमने देखा हमारे इस्लाम में अंदर कम्युनिटीज़ बनी, अलग अलग डिविजन्स हुए, नए मूवमेंट्स चालू हुए, तो वैसा सूफीज़ के साथ भी तो होगा ना। तो वो हुआ भी। अब सूफीज़ में भी कुछ ग्रुप्स ऐसे बन गए जो कि रेडिकल इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। जो पुराने हमारे कन्वेंशनल अप्रोच थी सूफीज़ की, उनसे एकदम अलग अनकन्वेंशनल अप्रोच लेके आ रहे थे। इन्होंने बोला कि हम खानका के आइडिया पे नहीं मानते, बल्कि हम मेंडिकेंसी को मानेंगे, कि हम बेगर्स की लाइफ चूज करेंगे, हम भीख मांग के लोगों के साथ खाएंगे, आपके खानकास में नहीं रहेंगे। हम सेलिबेसी को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिलेशंस में नहीं रहेंगे, शादी नहीं करेंगे। तो एक नए मूवमेंट चालू हो रहे थे, नए लोग, नए ग्रुप्स फॉर्म हो रहे थे सूफीज के विद इन। इन्होंने शरिया को मानने से मना कर दिया, और इन्होंने जो पुराने रिचुअल्स थे उनको पूरा इग्नोर किया, और इन्होंने बोला हम एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का पाथ चूज करेंगे गॉड से कनेक्ट होने के लिए। इन लोगों को, इन ग्रुप्स को अलग अलग नाम से बुलाया जाता था, कलंदर्स, मदारीस, मलंग्स, हैदरीस। अब सिंस ये लोग शरिया को नहीं मान रहे, तो इन सूफीज को बेश शरिया बुलाया जाता था, और वो सूफीज जो शरिया को मानते थे उनको बाशरिया बुलाया जाता था। अब अभी तक हमने सूफीज की बात करी। इसमें बहुत सारे ग्रुप थे जो कि लेट 12th सेंचुरी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे थे, और इनमें से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में था चिश्तीस का।
क्यों हुआ ये इतना इन्फ्लुएंशियल? इन्होंने हमारे इंडिया का जो इन्वायरमेंट था, हमारे जो लोकल ट्रेडिशंस थे, उनको बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर लिया था। तो अब हम इंडिया में जो इन सूफीज का इन्फ्लुएंस था उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। चिश्तीज के लिए भी जो खानका होते थे वो उनकी सोशल लाइफ, उनकी रिलीजियस लाइफ का एक सेंटर होते थे। हम बात कर रहे हैं शेख निजामुद्दीन के खानका की। ये बना हुआ था रिवर यमुना के किनारे। हम बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी की। ये बना था ग्यासपुर, जो कि उस टाइम के दिल्ली के एकदम एज पे बना हुआ था। यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर था उसकी हम बात करते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे रूम थे और एक बड़ा हॉल था, जमात खाना। इस जमात खाना में जितने भी इनमेट्स यानी कि इस खानका में रहने वाले लोग और जितने भी विजिटर्स आते थे वो रहा करते थे और प्रे किया करते थे। जितने भी इनमेट्स होते थे उनमें कौन कौन होता था? जो शेख है वो, उनकी पूरी फैमिली, इसके अलावा उनके अटेंडेंट्स यानी कि उनके जो भी हेल्पर्स होते थे, और शेख के जितने भी डिसाइपल्स थे वो, ये सारे लोग खानका के अंदर रहा करते थे। खानका छत पे एक छोटा रूम था, उसमें रहते थे, जहाँ पे सुबह शाम अलग अलग विजिटर्स इनसे मिलने आते थे। इस खानका में एक कोर्टयार्ड था जिसके चारों तरफ वरांडा था। इस खानका के बाहर एक पूरी बाउंड्री वॉल थी जिसके अंदर ये पूरा खानका बना हुआ था। ये जो आर्किटेक्चरल फीचर है, इसको रट्टा मार लो, ये कई बार लिखने को आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज बताई गई है कि एक बार क्या हुआ, मंगोल्स इन्वेड करने वाले थे इस जगह पर, तो आसपास के जितने भी लोग थे ना वो सारे इस खानका में आ गए थे रेफ्यूज लेने के लिए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो खानकास थे इनको एक सेफ जगह भी कंसिडर किया जाता था। ये यहाँ पे मेजर टीचर्स के बाद नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, उनकी ईयर ऑफ डेथ लिखी हुई है, दरगाह कहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं गया है आज के पहले, लेकिन बस लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं। ये जो खानका था यहाँ पे ओपन किचन लंगर चलता था, लोगों को खाना खिलाते थे फुतू पर, यानी कि किसी से पैसे नहीं मांगते थे। अगर आपको देना है वॉलंटरीली तो आप दे सकते हो पैसे या सर्विसेज, उस पे सबको खाना खिलाते थे। सुबह से लेके रात तक अलग अलग लोग यहाँ पे विजिट करते थे, सोल्जर, स्लेव, सिंगर, मर्चेंट, पोएट्स, ट्रेवलर्स, रिच और पुअर्स, हिंदू जोगीज, कलंदर्स, अलग अलग लोग यहाँ पे विजिट करते थे। लेकिन क्यों करते थे? अलग अलग रीजन से। कोई डिसाइपलशिप लेने आता था, कोई एमुलेट्स यानी कि ताबीज लेने आता था, कोई आता था कि भाई हील करवाने के लिए ताबीज चाहिए, उसके लिए दे दो कोई ताबीज, कोई आता था कि भाई यहाँ के जो शेख हैं उनसे हमें ओपिनियन लेना है किसी मैटर पे, या फिर किसी मैटर पे उनका इंटरवेंशन चाहिए, इसलिए आते थे। कुछ नोबल्स भी यहाँ पे विजिट करते थे। फॉर एग्जाम्पल कुछ पोएट्स जैसे कि आमिर हसन सिद्दी, आमिर खुसराव, एक कोर्ट हिस्टोरियन थे जियाउद्दीन बरानी, इन सब ने यहाँ पे विजिट किया। तो पोएट्स विजिट करेंगे तो लिखेंगे भी, तो ये लोग शेख के बारे में लिखा भी करते थे। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस भी होती थी। ये प्रैक्टिसेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपको शेख के सामने बाव करना है, शेख के सामने झुकना है, जितने भी विजिटर्स आएंगे उनको पानी ऑफर करना है, इनिशिएट्स को हेड शेव करना है, योगिक एक्सरसाइज यहाँ पे करवाते थे। तो ये एक्सरसाइजेस तो हमारे यहाँ की लोकल एक्सरसाइजेस भी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारे लोकल ट्रेडिशंस हैं उनको अपने खानकास के अंदर चला रहे हैं। तो हमने जैसे कि पहले बात करी थी कि चिश्तीज ने हमारे लोकल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से अडॉप्ट किया था, तो वो यहाँ पे हमें उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ के जो शेख थे, शेख निजामुद्दीन, इन्होंने अपने सक्सेसर्स अपॉइंट किए और इन सक्सेसर्स को बोला कि सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग जगहों पर जाओ और उन जगहों पर ऐसे ही खानकास सेटअप करो। इन खानकास जब अलग अलग जगह पर सेटअप हुए तो क्या हुआ, इनकी जो टीचिंग्स थी, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत रैपिडली स्प्रेड हुआ और शेख निजामुद्दीन की जो फेम थी वो भी बहुत रैपिडली हमारे सब कॉन्टिनेंट में बढ़ी। तो इसके बाद इनकी दरगाह पे पिलग्रिमेज बढ़ी, और सिर्फ शेख निजामुद्दीन की दरगाह पे नहीं बल्कि इनके जो एंसेस्टर्स थे उनकी दरगाह पे भी बहुत सारे लोग विजिट करने लगे। वैसे हम ये जो टर्म यूज कर रहे हैं सूफिज्म, ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म है जो कि 19th सेंचुरी में कॉइन हुआ था। इस्लामिक टेक्स्ट में सूफिज्म के लिए जो टर्म है वो है तज़व्वुफ। वैसे ऐसे जो कुछ बॉक्सेस आते हैं जो मैं आपको बोल देता हूँ कि पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि इन बॉक्सेस से आपको कभी भी बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं नहीं समझाता हूँ। बाकी ऐसी जितनी भी चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं कवर कर देता हूँ। हमने इस चैप्टर में पहले भी देखा है कि जियारत की जो प्रैक्टिस है यानी कि पिलग्रिमेज की प्रैक्टिस मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। लोग टूम्स में विजिट करते हैं और उनकी जो सूफी सेंट है उनकी ब्लेसिंग्स वगैरह लेते हैं मटीरियल और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए। हमने थोड़ी देर पहले एक चार्ट देखा था, ये सूफी सेंट्स के वो 5 सूफी सेंट्स हैं जिनकी दरगाह पे बहुत सारे लोगों ने विजिट किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कास्ट क्रीड के लोग, हर सोशल बैकग्राउंड से हर तरीके के लोग यहाँ पे आते हैं और इनको विजिट करते हैं। इनमें से
ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो दरगाह है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इनको पॉपुलरली गरीब नवाज, कंफर्टर ऑफ द पुअर नाम से जाना जाता है। इनके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन का हमें पहला जो टेक्सचुअल रेफरेंस देखने को मिलता है वो है 14th सेंचुरी का। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोग आए। अब क्या रीज़न थे इतनी पॉपुलैरिटी का? रीजन थे, सबसे पहला इनकी ऑस्टेरिटी, यानी कि एक असेटिक लाइफस्टाइल जीते थे, सिंपल लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी। इनकी पिएटी, यानी कि इनकी जो वर्शिपिंग की फेथ थी, जो डिवोशन थी, वो लोगों को इंस्पायर कर रही थी। इनके बाद के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने भी इस ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर किया। यहाँ पे बहुत सारे रॉयल विजिटर्स आते थे, यानी कि सुल्तान और किंग वगैरह, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इस दरगाह की पॉपुलैरिटी को बढ़ा रहे थे। अब कौन थे वो सुल्तान, उनकी हम बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने इस दरगाह को विजिट किया। फिर मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खलजी, ये पहले ऐसे सुल्तान थे जो यहाँ पे विजिट भी करे और उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करवाया। इसके ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह करवा दिया। इसकी पॉपुलैरिटी ट्रेवलर्स में भी बहुत ज़्यादा थी। ये जो ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह है, ये दिल्ली और गुजरात के बीच का जो ट्रेड रूट है, अजमेर में, वहां पे ये सिचुएटेड है। तो जितने भी ट्रेवलर्स यहाँ से निकलते थे वो इसको विजिट कर लिया करते थे। अब 16th सेंचुरी में ये जो श्राइन थी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। यहाँ पे जो लोग आते थे, जो लोग यहाँ पे आ चुके होते थे, ये लोग आते समय, आने के बाद गाना गाया करते थे इस श्राइन के बारे में। तो ऐसे ही सिंगिंग सुन के अकबर को इसके बारे में पता चला और उनको लगा कि मुझे भी इस दरगाह को विजिट करना चाहिए। फिर अकबर ने अपनी लाइफ टाइम में 14 टाइम्स इस दरगाह पर विजिट किया। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही साल में 2-3 बार अकबर ने इधर पे विजिट किया। लेकिन अकबर क्यों करेंगे यहाँ पे विजिट? तो रीज़न बहुत कॉमन है। अगर किसी जगह पर अटैक करने जा रहे हैं, कोई नया चीज़ चालू कर रहे हैं, तो उसके लिए ब्लेसिंग्स लेने के लिए, कोई वाउस वगैरह मान्यता फुलफिल हो रही है तो यहाँ आ जाते थे। सन्स का अगर बर्थ होता था तो यहाँ आ जाते थे। तो कोई भी अच्छी चीज़ होती थी, कोई चीज़, बड़ी चीज़ ये करने वाले होते थे, तो ब्लेसिंग्स वगैरह लेने के लिए यहाँ आ जाते थे। 1580 तक अकबर ने यहाँ पे बहुत सारी विजिट्स करी। अब किंग अगर विजिट कर रहा है किसी दरगाह पर तो वो वहां पे गिफ्ट वगैरह भी देगा, तो काफी जेनरस गिफ्ट्स ये दिया करते थे। फॉर एग्जांपल 1568 में इन्होंने यहाँ पे कॉल्डन, यानी कि एक पॉट गिफ्ट किया ताकि यहाँ पे जो कुकिंग वगैरह होती है वो फैसिलिटेट हो सके। इसके बाद इन्होंने यहाँ के कंपाउंड में दरगाह में के साथ एक मॉस्क बनवा दिया। वैसे दरगाह मतलब होता है जहाँ पे किसी शेख वगैरह की टूम है, और मॉस्क मतलब जहाँ पे सारे जो ये लोग हैं वो प्रेयर करने के लिए विजिट करते हैं। तो एक दरगाह है, उसी के कंपाउंड में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होता रहता था, तो अकबर ने यहाँ पे एक मॉस्क भी बनवा दिया था। तो इस तरीके से जितने भी रॉयल विजिटर्स आते थे वो कुछ ना कुछ बड़ा गिफ्ट कर देके जाते थे, मॉनेटरीली सपोर्ट कर देते थे, कुछ बनवा देते थे। इस इमेज में आप देख सकते हैं जहांगीर ने जब विजिट किया उसकी ये पेंटिंग है। फिर मुगल प्रिंसेस जहानारा ने जब अजमेर विजिट किया तो उन्होंने इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया। तो 16th-17th सेंचुरी तक जो अजमेर की ये दरगाह थी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी थी। जो सूफी ज़ियारत है इसमें म्यूजिक और डांस का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग क्या करते थे, म्यूजिशियंस हायर करते थे, कव्वाल्स, जो कि म्यूजिक वगैरह गाते थे, मिस्टिकल, एक स्पिरिचुअल चांट्स वगैरह गाए जाते थे, और एक गॉडली प्रेजेंस को, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, जिक्र और समा। जिक्र का मतलब होता है रिसाइटिंग डिवाइन नेम्स, एक नेम से रिसाइट करके आप गॉड प्रेजेंस इवोक कर रहे हो, और दूसरा हो गया समा। समा का मतलब होता है मिस्टिकल म्यूजिक यूज करके, स्पिरिचुअल म्यूजिक यूज करके एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा रहा है। चिश्तीज में ये जो समा है इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा थी। ये लोग बेसिकली अब क्या कर रहे थे, लोकल लैंग्वेज में अगर म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे, उनको गा रहे थे, तो लोकल जो लोग थे उनको भी इंस्पायर कर रहे थे, और इंडिया के जो ट्रेडिशंस थे उनके साथ घुल मिल गए थे और उनको अपने ट्रेडिशंस में भी इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ समा में ये लोग लोकल लैंग्वेजेस का यूज कर रहे थे। जैसे कि मैंने इस टॉपिक के स्टार्ट में बताया था, चिश्तीज इंडिया के ट्रेडिशंस में काफ़ी अच्छे से ढल गए थे। दिल्ली की अगर अपन बात करें तो यहाँ चिश्ती सिलसिला के जो मेंबर्स थे वो हिंदवी में बातें कर रहे थे, हिंदवी बोलने लगे थे, तो जो कि यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी। इसके अलावा बाबा फरीद, एक सूफी सेंट, इन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस में कॉम्पोजिशंस अपने किए। इनके कॉम्पोजिशंस गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख स्क्रिप्चर है उसमें भी ऐड किए गए थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्पोजिशंस किए जा रहे थे। मसनवीज यानी कि जो लॉन्ग पोम्स होती थी, इनमें हमें क्या देखने को मिल रहा था कि ह्यूमन लव का यूज किया जाता था सिंबॉलिक तरीके से, एज एन एलेगरी, यानी कि ह्यूमन लव दिखाया जा रहा है लेकिन उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता था। उसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। पद्मावत एक प्रेम आख्यान है जिसको मलिक मोहम्मद जैसी ने कंपोज किया है। इसमें उन्होंने एक लव स्टोरी दिखाई है।
पद्मिनी और रतन सेन जो कि चित्तौड़ के किंग थे, इनके बीच की लव स्टोरी है। लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, इनके लव स्टोरी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके थ्रू दिखाया गया है कि कैसे एक सोल की जर्नी होती है डिवाइन तक। तो इस तरीके के पोएट्रीज भी कंपोज किए जा रहे थे और ये वो पोएट्रीज होते थे जो समा के टाइम पे खानकाज में गाए जाते थे, रिसाइट किए जाते थे। हमारे कर्नाटका के बीजापुर में शॉर्ट पोएम्स लिखे जा रहे थे दखनी में, जो कि उर्दू का एक वेरिएंट है। यहाँ पे 17th और 18th सेंचुरी में जो चिश्तीज रहते थे ये लोग ये लिख रहे थे। और मे बी जो विमेन होती थी वो काम करते समय, जैसे कि चक्की पीसते समय या फिर बाकी कोई हाउस होल्ड चोर्स करते समय, हाँ मुझे भी कोर्स ज़्यादा अच्छा लगता था, बट वन डे आई सर्च ऑन गूगल एंड थिंग्स हैव नेवर बीन द सेम अगेन। तो चक्की पीसते से समय या फिर चरखा वगैरह चलाते समय ये कॉम्पोजिशंस गाया करती थी। अब यही दो स्पेसिफिक चोर्स क्यों मेंशन किए गए, उसका एक एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चरखा नामा जो कि स्पिनिंग ऑफ द व्हील के जो रिदम होता है उस पे लिखा गया है, तो मे बी ये करते समय ये गाए जाते होंगे। इसके अलावा हमें लूरी नामा यानी कि ललाबाइज या लोरियां देखने को मिलती हैं। शादी नामा जो कि वेडिंग सॉन्ग्स है वो भी इन्होंने कंपोज किए। तो हमें इससे समझ में आता है कि भाई हो सकता है ये लोग बाकी जो ट्रेडिशंस है उनसे इंस्पायर हो रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि हमारे इंडिया में पहली बार कोई कॉम्पोजिशन हो रहा है, पहले भी इस चैप्टर में हमने बात करी है भक्ति ट्रेडिशंस की, वो लोग भी गाते थे, वो लोग भी कॉम्पोजिशन करते थे। तो हो सकता है जो लिंगायत के वचन्स थे जो कन्नड़ में किए जा रहे थे उनसे ये लोग इंस्पायर्ड थे, या फिर मराठी में जो पांढरपुर के जो सेंट्स अभंग्स लिख रहे थे उनसे ये लोग इंस्पायर्ड थे। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है, इन लोकल कॉम्पोजिशंस के कारण जो हमारे डेक्कन के विलेजेस है यहाँ पे जो इस्लामिक ट्रेडिशन है काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। अब हम बात करते हैं सूफीज का स्टेट के साथ क्या रिलेशन होता था। ये जो चिश्तीज की हम बात कर रहे हैं इनका सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर यही था इनकी ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इनकी जो सिंपल लाइफस्टाइल थी, इनका जो एसेटिक लाइफस्टाइल था वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम दूर थे पॉलिटिकल पावर के। हाँ, ये लोग वेल्थ अक्यूमुलेट नहीं करना चाहते थे, पॉलिटिकल पावर में नहीं आना चाहते थे, सबसे पावरफुल फिगर नहीं बनना चाहते थे। लेकिन ये लोग पॉलिटिकल पावर से आइसोलेटेड भी नहीं थे, पैसे मांगते नहीं थे, लेकिन अगर किसी किंग को किसी को ग्रांट करना है, डोनेशन करना है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो सुल्तान्स वगैरह इनके लिए एज इंडाउमेंट्स यानी कि एज डोनेशंस इनको चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बनवा के दे दिया करते थे मॉनिटरीली इनको सपोर्ट करने के लिए इन खानकास को। इसके अलावा इनको लैंड ग्रांट्स कर दिया करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि इनकी सिंपल लाइफस्टाइल थी, असेटिक लाइफस्टाइल लोग जीते थे, इनकी ऑस्टेरिटी के लिए फेमस थे, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चिश्तीस थे वो कैश और काइंड में यानी कि मॉनिटरी पैसे भी ले लेते थे, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई गिफ्ट मिल रही है उसको भी ले लेते थे, लेकिन उसको अक्यूमुलेट करके नहीं रखते थे, बल्कि उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती थी उसमें लगा दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े के लिए, समा वगैरह के लिए, जो रिचुअल्स वगैरह उनके लिए जो भी पैसा लगता था उसी में लगा दिया करते थे, इकट्ठा करके नहीं रखते थे। तो अब ये लोग लालची नहीं हो रहे थे, इसलिए ये जो शेख्स थे इनकी जो रिस्पेक्ट थी मार्केट में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कि भाई ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं, और बहुत सारे लोगों को ये लोग इन्फ्लुएंस कर रहे थे। इन शेख्स की जो पॉपुलैरिटी है वो मल्टीपल रीजंस के कारण बढ़ रही थी। इनकी जो फेथ थी, डिवोशन थी, इनकी जो स्कॉलरशिप थी, इनका जो नॉलेज था, प्लस लोगों को लगता था कि इनके पास मिरेकुलस पावर्स हैं, और इन रीजंस के कारण इनकी पॉपुलैरिटी कॉमन लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, चाहे वो किसी भी सोशल कैटेगरी में से हो। अब कभी भी जब कॉमन लोगों में किसी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इस चैप्टर में हमने पहले भी देखा है, तो उसके साथ किंग भी खुद को एसोसिएट करना चाहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किंग सिर्फ ये चाहते थे कि इनके साथ हमारा रिलेशन रहे, बल्कि किंग इनसे लेजिटिमेशन भी सीख करते थे। किंग चाहते थे कि ये जो सूफी सेंट्स हैं ये हमको भी अप्रूव करें। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जब टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन किया तब यहाँ पे उलामास ने इनको बोला, उलामास आपको याद होंगे इस्लामिक स्कॉलर्स, इन्होंने बोला कि शरिया को आप स्टेट लॉ बना दो। लेकिन टर्क्स को पता था कि यहाँ की जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो नॉन मुस्लिम है, तो ये तो हम नहीं कर सकते। उलामास को तो इन्होंने अपोज कर दिया, तो इन्होंने बोला ठीक है हम सूफी सेंट्स के पास जाएंगे। सूफी सेंट्स वो लोग थे जो कि इन स्कॉलरली मेथड्स पे नहीं मानते थे, इन स्कॉलिस्टिक शरिया की अप्रोच पे नहीं मानते थे, ये लोग खुद से इसको इंटरप्रेट कर रहे थे। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई हम सूफी सेंट्स की लेजिटिमेशन सीख करेंगे। इनके बारे में ये भी बोला जाता है कि डायरेक्टली गॉड से अथॉरिटी सीख करते हैं, डायरेक्टली गॉड से कनेक्टेड है, तो इनकी लेजिटिमेशन भी मिल गई तो काम चल जाएगा। तो इस तरीके से भी सूफी सेंट्स थे वो सोसाइटी में थोड़े पावरफुल हो रहे थे और स्टेट के साथ ये इनका रिलेशन हो रहा था। अब आपको एक टर्म याद होगा वाली, मैंने आपको मीनिंग बताया था, वो सूफी सेंट्स जो गॉड से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, उन्हीं के लिए एक प्लूरल टर्म है औलिया।
इनके बारे में बोला जाता है कि वाली गॉड के साथ इंटरसीड कर सकते हैं, मीडिएट कर सकते हैं और जो लोग हैं उनकी मटेरियल या फिर स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। ये भी रीजन है कि जो किंग्स वगैरह होते थे ये लोग चाहते थे कि इनकी जो टूम्स हो वो दरगाह के या फिर खानकास के पास बनाई जाए। अब दो इतने पावरफुल फिगर्स रहेंगे तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई, और वो कॉन्फ्लिक्ट होता है डोमिनेशन स्टेब्लिश करने के लिए कि किसकी ज्यादा अथॉरिटी है। यह हमें देखने को मिलता है कि दोनों ही चाहते थे, किंग्स भी और शेख्स भी, कि उनके सामने लोग प्रोस्टेशन करें, यानी कि उनको झुक के ग्रीट करें या फिर फीट किसिंग करें। किंग्स भी खुद के लिए हाई साउंडिंग टाइटल्स रखते थे, शेख भी यही करने लगे थे। निजामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स थे वो उनको सुल्तान उल मशैक बुलाते थे, जिसका मीनिंग है सुल्तान अमंग शेख्स। तो दोनों ही पावर के लिए compete भी कर रहे थे। अब ये तो हमने चिश्तीस का केस देखा कि ये लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ सूफी ऐसे भी थे जिन्होंने ऑफिसेस होल्ड किए थे, कोर्ट में, इंपीरियल कोर्ट में पोजीशंस होल्ड की थी। अब नीचे यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो शेख्स होते थे वो गिफ्ट्स को डिक्लाइन कर देते थे। अगर इनको कोई एक बहुत बड़ी ऐसी गिफ्ट दी जा रही है जिनकी इनको जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि पैसा मिल रहा है तो ले लो, नहीं, ये लोग कई बार डिक्लाइन भी कर दिया करते थे। तो ये बॉक्स एक स्टोरी है, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। फिर ये जो आपको दरगाह देखने को मिल रही है, ये फतेहपुर सिकरी जो कि अकबर की कैपिटल रही जगह है वहां पे थी। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो चिश्तीस थे इनका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे मुगल एम्पायर पे भी हो रहा था। अब हम हमारे 8th टॉपिक पे बढ़ते हैं जहां पे हम नए पोएट सेंट्स की बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे पोएट सेंट्स थे जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात कर रहे थे, जो हमारे नए सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं सोशल सिचुएशंस के, नए आइडियाज दे रहे थे, जो इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं, रिलीजियस जो डेवलपमेंट्स हो रहा है उनके बारे में अपने ओपिनियंस दे रहे थे। इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कबीर जी को। इनका नाम हम सबने सुना है। इनका जो टाइम पीरियड है उसके सामने सी डॉट लिखा हुआ है। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बताया था कि इसका मतलब होता है ये एक अप्रोक्सीमेट डेट है। कबीर जी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है पोएट सेंट्स के जो इस टाइम पीरियड में इमर्ज हुए। इनकी लाइफ के बारे में पढ़ना, पता लगाना हमारे हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहा है। इनके बारे में हमारे हिस्टोरियंस पता लगाते हैं उन कॉम्पोजिशंस के थ्रू जो बोला जाता है कि इन्होंने करी थी, इन्होंने लिखी थी ये पोएट्रीज वगैरह, और हेजियोग्राफीज के थ्रू, यानी कि इनकी वो बायोग्राफी जो इनकी डेथ के बाद लिखी गई थी। लेकिन ये इजी काम बिल्कुल भी नहीं है। आगे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है। कबीर जी के जो वर्सेस हैं वो 3 अलग अलग ट्रेडिशंस में, यानी कि 3 अलग अलग ग्रुप्स में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। उनकी हम बात करेंगे। ये एक दूसरे से एकदम अलग ट्रेडिशंस हैं, येट ये लोग सारे कबीर जी के जो वर्सेस है उनको प्रिजर्व करके रख रहे हैं। हेंस द फ्रेज डिस्टिंक्ट बट ओवरलैपिंग ट्रेडिशंस। इन तीनों ट्रेडिशंस की हम बात कर लेते हैं। पहला है कबीर पंथ, जो कि वाराणसी और उत्तर प्रदेश के बाकी रीजन्स का है। ये कबीर बीजक नाम के स्क्रिप्ट में कबीर जी के जो वर्सेस हैं उनको प्रिजर्व करके रखता है। दूसरा है दादू पंथ राजस्थान का, जो कि कबीर ग्रंथावली में इनके वर्सेस को प्रिजर्व करके रखता है। और तीसरा है एक सिख स्क्रिप्ट आदि ग्रंथ साहिब, जिसमें कबीर जी के वर्सेस हमें देखने को मिल जाते हैं। ये जो तीनों टेक्स्ट की हमने बात करी है, कबीर जी की डेथ के कई सालों बाद इनको कंपाइल किया गया था। 19th सेंचुरी तक कबीर जी के जो वर्सेस थे वो एज एंथोलॉजीज बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके थे। वैसे अगर आपने पहले के चैप्टर नहीं पढ़े, आप सीधे ये पढ़ोगे कि एंथोलॉजीज क्या होता है, कॉम्पिलेशन, कंजर्वेशन मतलब क्या होता है। ये एक्चुअली क्या होता है ना, हिस्ट्री में हर एक चैप्टर में हम बिल्डअप कर रहे हैं। पहले चैप्टर में एकदम बेसिक चीजें थी, कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, फिर टर्मिनोलॉजी एड ऑन हुई अगले चैप्टर में, फिर और बढ़ती चली गई। तो अब ये हर चीज मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई होप आप पुराने चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो करते हुए आए हैं। अब हम बात करते हैं कबीर जी की पोएम्स की। ये अलग अलग लैंग्वेजेस में और अलग अलग डायलैक्ट्स में सर्वाइव करती है। लैंग्वेज और डायलैक्ट में अंतर क्या होता है? जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ और मेरे जो ग्रैंडफादर का जो गांव था वहां पे भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन उनकी हिंदी और मेरी हिंदी में बहुत अंतर है। इसका मतलब है कि लैंग्वेज सेम है हमारी, लेकिन डायलेक्ट अलग है हमारे गांव का और मेरे यहाँ का। और फॉर एग्जाम्पल मेरे जबलपुर में हाउ वर्ड बड़ा कॉमन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हाउ वर्ड एक अलग लैंग्वेज का वर्ड है। हिंदी का ही एक वर्ड है, लेकिन एक डायलेक्टिकल वेरिएशन है। सिमिलरली हमें निर्गुण पोएट्स की स्पेशल लैंग्वेज संत भाषा में पोएट्रीज इनकी देखने को मिलती है। उलट बांसी, जहाँ पे जो नॉर्मल मीनिंग है उनको इन्वर्स किया जाता है, उसमें हमें पोएट्रीज इनकी देखने को मिलती है। बेसिकली उलट बांसी यूज कर रहे हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें यूज कर रहे हैं। इससे क्या दिखाना चाहते हैं कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो डिवाइन है, उसको वर्ड्स में कैप्चर करना कितना ज्यादा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्रेशन इनके दिए गए हैं कि द लोटस विच ब्लूम्स विदाउट फ्लावर, या फिर फायर रेजिंग इन द ओशन।
इससे यही दिखाना चाहते हैं कि इनके जो एक्सपीरियंसेस थे डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, डिवाइन को समझने के लिए, उनको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में इजी नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कबीर जी अल्टीमेट रियलिटी को डिफाइन करने के लिए अलग अलग ट्रेडिशंस का भी यूज़ करते हैं। इस्लाम से अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर जैसे टर्म्स लेते हैं। वेदांतिक ट्रेडिशन से अलख, निराकार, ब्राह्मण, आत्मन और भी कई टर्म्स यूज करते हैं। योगिक ट्रेडिशन से शब्द और शून्य जैसे टर्म्स। लेकिन ये शब्द और शून्य टर्म ये मिस्टिकल कनोटेशंस के साथ यूज कर रहे हैं। इनका लिटरल मीनिंग तो है साउंड और एम्प्टीनेस, लेकिन इनके कॉम्पोजिशन में मिस्टिकल कनोटेशंस के साथ यूज किया गया है, यानी कि सिंबॉलिक वैल्यू के लिए यूज किया गया है, डिवाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इन्होंने डाइवर्स ट्रेडिशंस को यूज किया वो तो हमने देख लिया, लेकिन कई बार हमें कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज भी इनकी पोएट्रीज के थ्रू देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब ये इस्लामिक आइडियाज मोनोथियज्म और आइकोनोक्लाज्म, यानी कि एक ही गॉड है और हमें आइडल वर्शिपिंग नहीं करना चाहिए, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हिंदू पॉलीथियज्म है और आइडल वर्शिपिंग है इसके डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। लेकिन जस्ट इसके ऑपोजिट हमें पोएट्रीज में जिक्र और इश्क, जो कि सूफी कॉन्सेप्ट है, वो भी देखने को मिलते हैं, जो कि हमारा जो हिंदू कॉन्सेप्ट है नाम सिमरन का, उसके साथ मैच करता है। तो हमें क्या समझ में आता है कि इतने सारे ट्रेडिशंस में कुछ चीज़ों को वो सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ों को वो अपोज करते हैं। अब हमने इतना कबीर जी के बारे में पढ़ तो लिया है, लेकिन हमने हमेशा क्या बोला है, वर्सेस अट्रीब्यूटेड टू कबीर। हम 100% श्योर नहीं है। हमारे जो हिस्टोरियंस हैं वो लैंग्वेज को, स्टाइल को, कंटेंट को पढ़ के कोशिश करते हैं कि पता चले ये वर्सेस कबीर जी ने खुद ने कंपोज किए थे या नहीं, लेकिन हम 100% श्योरिटी से कभी नहीं बोल पाएंगे। एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने हमेशा लगा रहेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इतने सारे वर्सेस देखने को मिलते हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा जा रहा है, तो क्लियरली जो कबीर जी हैं वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो चैलेंज करना चाहते हैं सोसाइटी को, जो खुद की एक जर्नी पे, डिवाइन पाथ पे चलना चाहते हैं, और जो पुराने चले आ रहे हैं इंस्टीट्यूशन उनको चैलेंज करना चाहते हैं। कबीर जी के जो आइडियाज हैं वो सॉलिडिफाई हुए, क्रिस्टलाइज हुए डिबेट्स और डिस्कशंस के साथ, जो वो करते थे हमारे अवध के योगीज हो या सूफीज हो उनके साथ। अलग अलग ट्रेडिशंस के साथ इनका लिंक था। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, अलग अलग जो ट्रेडिशंस थे वो इनकी लेगेसी को क्लेम भी कर रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले हमें बगल वाली इमेज को देख लेते हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि म्यूजिशियंस, ये जो सेंट्स वगैरह होते थे, इनको कॉम्पोजिशंस को गा रहे हैं। पहली डिबेट तो यही आती है कि एक हिंदू थे या फिर एक मुस्लिम थे। ये हमें हेजियोग्राफी में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये जो हेजियोग्राफीज थी इनकी डेथ के लगभग 200 साल बाद ज़्यादातर हेजियोग्राफीज लिखी गई थी, 17th सेंचुरी के बाद। ऐसी एक वैष्णव ट्रेडिशन की हेजियोग्राफी है जिसमें बताया गया है कि एक हिंदू बॉर्न थे कबीर दास, भले इनका नाम कबीर अरेबिक वर्ड से आता है, लेकिन एक हिंदू बॉर्न थे जो कि रेज हुए एक मुस्लिम फैमिली में, जो कि वीवर्स की एक कम्युनिटी, जुलाहास की मुस्लिम फैमिली थी, जो अभी अभी इस्लाम में कन्वर्ट हुई थी। इन्होंने बताया कि रामनंद ने इनको भक्ति में लेके आए थे, और ये रामनंद इनके गुरु थे, इनके रिलीजियस टीचर थे। लेकिन जो कबीर जी के वर्सेस हमें देखने को मिलते हैं, वहां पे हमें कहीं पे भी रामनंद का नाम देखने को नहीं मिलता। वहां पे गुरु और सतगुरु जैसे टर्म है, लेकिन इनका नाम नहीं है कि ये इनके प्रिसेप्टर थे। इसके अलावा हिस्टोरियंस ने बोला है कि अगर रामनंद और कबीर जी को आपको इनका कंटेम्प्रेरी बताना है तो दोनों की एज बहुत ज़्यादा होने चाहिए, जो कि अनलाइकली है। तो ऐसा भी हो सकता है कि यार ये इनके कंटेम्प्रेरी बताए जा रहे हैं, लेकिन इनके कंटेम्प्रेरी है नहीं। तो हर एक चीज़ को हम फैक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ चीज़ों को हमें क्वेश्चन मार्क में रखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि फ्यूचर जो जनरेशन आई उनके लिए कबीर जी की जो लेगेसी थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम बात करेंगे बाबा गुरु नानक जी की। बाबा गुरु नानक का बर्थ हुआ एक हिंदू मर्चेंट फैमिली में, नानकाना साहिब, एक रावी देवा के पास एक विलेज है, एक मुस्लिम रीजन है पंजाब में। वहाँ पे इन्होंने अकाउंटेंट की पढ़ाई करी, पर्शियन पढ़ी, और यंग एज में इनकी काफ़ी मैरिज हो गई थी। लेकिन ज़्यादातर जो उनका लाइफ का टाइम था इन्होंने सूफीज के साथ, जो हमारे हिंदू भक्तास थे, उनके साथ स्पेंड किया। बाबा गुरु नानक के जो मैसेजेस हैं वो हमें इनके हिम्स में, यानी कि इनके जो भजन्स वगैरह थे, इनकी जो टीचिंग्स थे, उनके थ्रू हमें पता चलते हैं। ये निर्गुण भक्ति को सपोर्ट किया करते थे। इनका कहना था कि जो एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस चल रही हैं बाकी रिलीजियंस में, ये सही नहीं है। इन्होंने सेक्रीफाइसेस को, रिचुअल बाथ्स को, इमेज वर्शिपिंग को, ऑस्टेरिटीज यानी कि जो एसेटिक एक्टिविटीज होती थी उनको, और हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट किया, उनको गलत बताया। इनका मानना था कि जो एब्सोल्यूट है, जो गॉड है,
वो इनको रब बुलाते थे। रब का कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है। इन्होंने एक बहुत सिंपल मेथड बताया रब से कनेक्ट होने का, वो है उनको बार बार रिमेंबर करके और उनका डिवाइन नेम बार बार रिपीट करके। इनके जितने भी मैसेज थे जो हिम्न से हमें पता चलते हैं उनको हम बुलाते हैं शब्द। ये पंजाबी में थे क्योंकि इनके रीजन की जो लोकल लैंग्वेज थी वो थी पंजाबी। बाबा गुरु नानक अपनी कॉम्पोजिशंस को गाया करते थे अलग अलग रागों में, और उनके एक अटेंडेंट मर्दाना रबाब बजाया करते थे। रबाब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। बाबा गुरु नानक ने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको एक कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज कर दिया था ताकि ये लोग कॉन्ग्रीगेशनल वर्शिप कर सके, यानी कि सब मिलकर डिवाइन नेम को रिसाइट कर सके, गॉड को रिमेंबर कर सके। इन्होंने अपने सक्सेसर को भी अपॉइंट किया, यानी कि इन्होंने बोला कि इनके एक डिसाइपल अंगद ये हमारे नेक्स्ट प्रिसेप्टर बनेंगे, नेक्स्ट गुरु बनेंगे। ये जो प्रैक्टिस है गुरु बनाने की ये अगले 200 ईयर्स तक चलती रही। बाबा गुरु नानक ये नहीं चाहते थे कि नया रिलीजियन बने, ऐसा इन्होंने कभी भी नहीं बोला। लेकिन इनकी डेथ के बाद इनके जो फॉलोअर्स थे इन्होंने खुद की प्रैक्टिसेस को कंसोलिडेट किया, सॉलिडिफाई किया, ऑर्गेनाइज किया और खुद को एक नए रिलीजन में फॉर्म कर दिया, खुद को हिंदू और मुस्लिम से अलग कर दिया। फिफ्थ प्रिसेप्टर थे गुरु अर्जन। इन्होंने बाबा गुरु नानक के जितने भी हिम्स थे, इनके बाद के जो 4 अलग अलग प्रिसेप्टर्स आए उनके जितने भी हिम्स थे, बाबा फरीद के, रविदास के और कबीर जी के जितने भी कॉम्पोजिशंस थे, इन सारे कॉम्पोजिशंस को कंपाइल किया और एक टेक्स्ट बना दिया जिसको हम जानते हैं आदि ग्रंथ साहिब के नाम से। इसमें जितने भी हिम्स हैं उनको गुरबानी बोला जाता है, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर लेट 17th सेंचुरी में 10th प्रिसेप्टर आए गुरु गोबिंद सिंह। इन्होंने 9th प्रिसेप्टर, 9th गुरु, गुरु तेग बहादुर की जो कॉम्पोजिशंस थे उनको भी आदि ग्रंथ साहिब में ऐड कर दिया, और वही आदि ग्रंथ साहिब में जब और एडिशन हो गए तो उसको बुलाया जाने लगा गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोबिंद सिंह ने ही और भी काम किए। इन्होंने खालसा पंथ के फाउंडेशन को ले किया। खालसा पंथ एक खालसा कम्युनिटी है जिसमें इनिशिएशन के प्रोसेस के बाद, हमने इनिशिएशन की बात करी थी, एक रिचुअल सेरेमनी होती है जिसके बाद आप खालसा कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। इस कम्युनिटी के 5 सिंबल्स हैं: अनकट हेयर, अ डैगर यानी कि एक नाइफ, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कूम एंड अ स्टील बैंगल। आपने अपने सिख फ्रेंड्स को देखा होगा, वो ये सारी चीजें रखते हैं। तो ये खालसा कम्युनिटी के मेंबर्स हैं। अंडर हिम इन्होंने जो खालसा कम्युनिटी थी इनकी, इसको एक सोशल रिलीजियस, एक मिलिट्री फोर्स में फॉर्म कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई को हम बेस्ट वुमेन पोएट बोल सकते हैं हमारी भक्ता ट्रेडिशन का, और इन सब का, इनका भी नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इनके जो भजन्स थे ये कई सालों तक ओरली नरेट किए गए, और वो भजन्स के थ्रू इनके जो बायोग्राफीज हैं वो लिखे गए, और इनके बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है वो इनके थ्रू मिलता है। इन बायोग्राफी से हमें पता चलता है ये एक राजपूत प्रिंसेस थी मेहता मरवार की, जिनकी शादी करा दी गई थी इनकी विल के अगेंस्ट। मेवाड़ राजस्थान सिसोदिया क्लैन के एक प्रिंस थे, उनके साथ इनकी शादी हो गई, लेकिन इन्होंने बोला हम आपको एज हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इनका जो वाइफ का रोल था, मदर का रोल था, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने बोला कि कृष्ण जी हमारे लवर हैं, कृष्ण जी विष्णु जी के एक अवतार हैं, जिनकी तरफ इन्होंने अपना पूरा डिवोशन दिखाया। इनका आप लेफ्ट में एक इमेज देख सकते हैं, ये वो कृष्ण जी का अवतार है जिसको ये वर्शिप किया करती थी। इनके जो इन लॉज थे हमारे मीराबाई के, उन्होंने इनको पॉइजन करने की भी कोशिश करी, लेकिन ये बच निकली, और फिर ये अपना पैलेस छोड़ के बाहर निकल गई एज अ वेंडरिंग सेंट। और फिर इन्होंने अपने सारे कॉम्पोजिशंस किए, सारे अपने भजन वगैरह लिखे, अपने एक्सप्रेस किया अपने लव को अपने कृष्ण जी की तरफ। नीचे आप बॉक्स में इनके कॉम्पोजिशन को भी देख सकते हैं। कुछ ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग रायदास जो कि एक लेदर वर्कर थे, वो इनके प्रिसेप्टर थे, वो इनके गुरु थे। इससे एक और चीज क्लियर होती है, लेदर वर्कर जो है वो सोसाइटी में लो क्लास माने जाते थे, लेकिन ये इनके गुरु बताए जा रहे हैं तो क्लियरली ये कास्ट सोसाइटी के जो नॉर्म्स थे उसको भी नहीं मानती थी। इन्होंने अपने जो लाइफ के कंफर्ट्स थे, हस्बैंड का जो पैलेस था उसको छोड़ दिया, और बोला जाता है उसके बाद विडोज के जो वाइट कपड़े होते हैं या फिर एक रेनाउंसा के जो सैफरन कपड़े होते हैं उनको पहना। मीराबाई ने अपनी लाइफ टाइम में कोई सेक्ट या फिर कोई फॉलोइंग या फिर कोई एक बहुत बड़े ग्रुप को डेवलप नहीं किया, लेकिन कई सालों से इनको एज एन इंस्पिरेशन देखा जाता है। इनके जो भजन है उसको गाया जाता है, स्पेशली गुजरात और राजस्थान के जो पुअर सेक्शन है जिनको लो कास्ट माना जाता है, उनमें इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, वो इनके काफ़ी भजन गाते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक एक कंक्लूडिंग टाइप का सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले क्या वो सोर्सेस है जो हमने पूरे यूज़ किए हैं इस चैप्टर में, वो है हमने स्कल्पचर्स बहुत सारे देखे हैं, हमने इमेजेस देखी हैं, आर्किटेक्चर हमने देखा है, हमने स्टोरीज सुनी है उन पोएट सेंट्स की जो अपने क्वेस्ट पे निकल गए थे डिवाइन को समझने के लिए, मैन और वेमेन की,
प्रिसेप्टर्स की हमने उनके बात करी कि कौन उनका गुरु था, हमने बहुत सारे सिख गुरुस की बात करी, इन सब की बात हमने करी टेक्सचुअल ट्रेडिशन से, इमेजेस से, फिगर्स से। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें पता होना चाहिए, हमने चैप्टर 1 में भी देखा था, चैप्टर 4 में भी हमने देखा था कि जब भी आप टेक्सचुअल एविडेंसेस को पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया है, जो लिख रहा है वो क्या सोच रहा था, किस पोजीशन में था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कंप्लीटली मिस कर जाओगे अगर आपको उस चीज़ का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। तो इसलिए जब भी हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं हमें ये दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा जब हम रिलीजियस बिलीव्स की बात करते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट की बात करते हैं, तब तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। हमने इस चैप्टर में भी बहुत देखा है कि कोई टेक्स्ट हमें देखने को मिलता है जो अलग लिखा गया है, कोई अलग लिखा गया है, किसी का राइटिंग स्टाइल अलग है, किसी का लैंग्वेज अलग है, किसी का डायलेक्ट हमें बहुत सारे देखने को मिलते हैं। बांसवाना के जो वचन है सिंपल लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो वहीं जो पर्शियन के जो फरमान होते थे मुगल एम्परर्स के, उनको ऑर्नेट यानी कि डेकोरेटिव लैंग्वेज में, डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो ऐसे हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों की स्टडी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इसका बैकग्राउंड क्या है, आपको उस लैंग्वेज से, उस रीजन के साथ फेमिलियरिटी होना चाहिए, आपको उस जॉनर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा इस बॉक्स में जो सूफी ट्रेडिशंस को पता लगाने के जो सोर्सेस हैं वो दिए गए हैं। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन पॉज करके एक बार पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये भी। अब एक आखिरी बात, काफी इंटरेस्टिंग बात है, इस चैप्टर में हमने बात करी है हिंदुइज्म की, इस्लाम की, सूफिज्म की। ये कोई थिंग ऑफ पास्ट नहीं है, यही ट्रेडिशंस आज की डेट पे भी चल रहे हैं, आज की डेट पे भी लोग इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो इससे ये है, हमें जो इमेजेस वगैरह देखने को मिलती है, जो टेक्स्ट मिलते हैं, जो ट्रेडिशंस के बारे में हमें पता चलता है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं प्रेजेंट डे के साथ कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं, क्या क्या चीज़ें सेम चल रही है, तो हमें एक लिंक मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बिलीव्स लोगों के फेथ से जुड़े हुए हैं, लोगों के बिलीव्स हैं, ये लोग इन्हीं को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब आप बताते हो लोगों को कि चेंजेस आ गए, पहले ऐसे नहीं होता था, तो ये कई बार बहुत हार्शली भी साउंड कर सकता है। हमें इनसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। इवन मुझे कई बार कमेंट आ जाते हैं कि भैया आपने महाभारत के बारे में कैसे बोल दिया कि ये फिक्शनल तो नहीं है, या फिर ऐसी चीज़ हुई थी कि नहीं हुई थी, डाउट में कैसे बोल दिया, ये तो हुई थी। ये लोगों के फेथ अटैच्ड है। लेकिन जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तब हम उसको एविडेंस बेस्ड जो बात कर रहे होते हैं कि हमें ये चीज़ें पता लगी है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि यही था, हम बोल रहे थे कि शायद ऐसे था, शायद वैसे था, हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एज हिस्ट्री स्टूडेंट्स हमें ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, ये काफ़ी डायनेमिक टॉपिक है, काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है, और इस तरीके से हमें चीज़ों को देखना चाहिए। इसी के साथ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर और काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, देव टेंगुलिया।